हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मैं आज के इस सेशन में। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डील कर रहा है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिलेशन से। तो अभी तक हमने जो है लास्ट वाले चैप्टर तक मौर्यन एम्पायर को पूरी तरह से पढ़ लिया। और जब मैंने ये चैप्टर को आखिरी में खत्म किया था तो मैंने इस बात को बताया था कि भाई जो लास्ट रूलर था मौर्य का, ही वॉज बृहदत्त मौर्य, और वो काफी वीक था। और उसके ही कोर्ट में या उसके टाइम में एक उसका जनरल था जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। उसने ऐसा कहा जाता है कि पब्लिकली बृहदत्त मौर्य को मार के पाटलिपुत्र गद्दी को हड़प लिया था और वो वहां का राजा बन गया था, और इस तरह से सुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। यार ये सब चीजें पढ़ने से पहले ना मैं कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहता हूं, या फिर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि आपको ये समझ में आए कि हिस्ट्री, इतिहास में जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उस चीज को मैं फील कराना चाहता हूं। कैसे? कहानी का जो चलना होता है वो सेम होता है, बस किरदार बदलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। एक्चुअली जो मतलब होता है ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो इसका मतलब यही कुछ होता है। इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, उसका मतलब ही यही है। किरदार बदलते हैं, ऐसा नहीं कि किरदार ही सेम आ जाएंगे। किरदार बदलेंगे, कहानी का तरीका चलने का सेम रहता है। उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियंस, कुशान्स, एंड देन उसका उनका इंपैक्ट क्या था, ये हम यहां पर पढ़ेंगे। तो बड़ा ही ईजी चैप्टर है, ठीक है, और कहानी की तरह समझना है। एक बार कंसेप्ट समझ गए, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ लो कैसे चीजें हुई, बिल्कुल आसान हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग के अंदर। देखो यार, अब याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो फाइनली जो लास्ट रूलर था, ठीक है, वो कौन था? वो था आपका बृहद्रथ मौर्य, राइट। नोट करते हैं एक बार, बृहदत्त मौर्य, है ना। ये बहुत वीक रूलर था, बहुत ही वीक था। और इसी कोर्ट में एक जनरल था, हिज नेम वॉज पुष्यमित्र सुंग। हिज नेम वॉज पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने ही इसको, ऐसा कहा जाता है कि मार दिया था। और मारने के बाद यू विल सी कि समवेयर अराउंड 185 बीसी के आसपास सुंगा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी, सुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। ये तो यहां पर हमने समझ लिया कि मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था किस प्रकार से आचार्य चाणक्य धनानंद को बोलते हैं कि भाई अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर मार्च करते हुए आ रहा है इंडिया की तरफ, और वो आक्रमण कर सकता है भारत की तरफ। धनानंद उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। वहां पर आचार्य चाणक्य की बेइज्जती भी होती है, पैलेस से उनको निकाल दिया जाता है। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करता है ना। और वहीं से हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा। वी टॉक्ड अबाउट अशोका, एंड देन जब हम इसके आखिरी रूलर्स तक आए, मतलब हमने ये पढ़ा था कि भाई अशोका के बाद, जब अशोका गया सीन से, पिक्चर से, जब उसका किरदार खत्म हुआ, तो उसके बाद जो रूलर्स आए वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, और मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था। अब आप मुझे बताओ कि अगर बहुत बड़ा एरिया आप रूल कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके बाहर एकदम एडजॉइनिंग एरियाज होंगे उस पर कंट्रोल आपका इतना अच्छा नहीं होगा जितना कंट्रोल आपका सेंट्रल पे होगा। सीधी बात है, होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो इसी तरह से अभी तक तो स्ट्रांग रूलर्स थे, तो जो भी आउटवर्ड्स एरिया में जो भी एरियाज रहे होंगे वहां तक कंट्रोल फिर भी स्ट्रांग रहा। लेकिन एक बार जब अशोका चला गया पिक्चर से, तो रूलर्स आर वीक और वो आउटसाइड पे कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी कि अब फॉरेन इन्वेजन होने के खतरे बढ़ते चले गए, ठीक है। तो ये हुआ यही यहां पर। यहां तो फॉरेन इन्वेजन हुआ ही नहीं कि भाई ये वीक था, और सिंस ही वाज वीक तो इसका एडवांटेज यहां पर पुष्यमित्र सुंग ने जो है उठाया। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था। एक चीज और जो यहां पर समझ में आई वो ये आई कि इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये कि भाई यहां से रिवाइवल होता है ब्राह्मणिज्म का। ब्राह्मणिज्म क्यों? क्योंकि एक रीजन ये भी बना था डाउनफॉल ऑफ मौर्यास का, याद करो जब मैंने आपको रीजन बताए थे क्या, कि जो ऐसे अशोका था, तो अशोका बुद्धिज्म को फेवर कर रहा है, ऑल्दो ही वॉज टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन्स, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजों को उसने रोक दिया था जो ब्राह्मणिकल इंटरेस्ट की होती थी, है ना, जो पंडित्स को फायदा करती थी, रोक दिया था, जिसकी वजह से उनकी जो उनके ब्राह्मणिकल के जो वर्क थे या काम थे, उनकी इनकम थी, वो गिर गई। तो जब यहां पर मौर्यन एम्पायर खत्म होता है
तो ऐसे अंपायर्स का आप रिवाइव, ऐसे अंपायर्स को उठते हुए देखते हो जो बुद्धिज्म की या फिर बुद्धिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ, या फिर कह सकते हैं ब्राह्मणिज्म फिर से रिवाइव होना शुरू हो गया। यह चीज यहां पर देखने को मिलती है, यहां से रिवाइवल होता है ब्राह्मणिज्म का। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जब इतना बड़ा साम्राज्य जो रूल कर रहा था, याद करिए एकदम नीचे वाला स्टेट छोड़ दीजिए, अगर आप तमिलनाडु वगैरह छोड़ दीजिए, ठीक है, केरल छोड़ दीजिए, तो वहां उसके ऊपर से लेकर टिल दी नॉर्थ वेस्ट तक, पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक इतना बड़ा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर हो चुका था। अब जब फाइनली उसका लास्ट रूलर भी खत्म हो गया और शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, तो इतने बड़े एम्पायर पे इमीडिएट कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल था। एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि ये जो यहां पर लोग थे, ये अब इतना इंटरेस्ट भी नहीं रख रहे थे कि भाई दूर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे क्या हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि यहां से इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स की स्टार्टिंग होती है। हमेशा भारत में ऐसा हुआ है। मैं आपको इस चीज को लेकर ना कई सारी चीजें बताना चाहता हूं। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखोगे, समझिए इस चीज को, हिस्ट्री कैसे रिपीट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि जब मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद आपको फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिले। फॉरेन इन्वेजन्स क्यों? क्योंकि कंट्री में एक कोई सिंगल रूलर नहीं था जो पूरे कंट्री को बांध के चल पाता। फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुए। सेम चीज आप देखोगे, यू विल फाइंड हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा। क्या? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 है कि नहीं? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, वहां पर भी सेम चीज यहां देखने को मिली। ठीक है, तो जब जब आप देखोगे कि कहीं कहीं भी अगर आप वीक हुए, जैसे यहां पर क्या गलती थी पृथ्वीराज चौहान की, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, फिर भी हराने के बाद छोड़ दिया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वापस वो आया और मोहम्मद गौरी वहां जीत जाता है। सेम चीज यू विल फाइंड, सेम थिंग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या हुआ? क्या हुआ? मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई। यहां से मुगल अंपायर का शुरू हो जाता है, मुगल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सेम चीज आप देखो, बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल सब पढ़ाऊंगा आगे जाके। नादिर शाह ईरानियन रूलर था वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुई थी, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुई थी। नादिर शाह नॉट ओनली प्लंडर्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन, सिर्फ उसने कंट्री की वेल्थ को ही प्लंडर नहीं किया था, बल्कि ये एक मैसेज भी था यूरोपियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, कि अब कंट्री के अंदर कोई भी स्ट्रांग मुगल एम्परर नहीं बचा है। ही वॉज द मुगल एम्परर। तो अब देखा कि भाई कोई भी स्ट्रांग मुगल एम्परर नहीं बचा है, और यहां से अंग्रेजों ने फिर से अपना कार्रवाई शुरू करी, और इसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश। आप देख रहे हो आउटकम, देखो सीधा आउटकम्स। इंग्लिश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बैटल ऑफ करनाल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कंट्री मुगल्स आ गए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यहां से सल्तनत का शुरुआत हो गई, सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे फिर कहानी शुरू हो गई। सिमिलरली मौर्यन एम्पायर, तो फॉरेन इन्वेजन शुरू हो गया, और फॉरेन इन्वेजन शुरू हुए तो कहानी स्टार्ट होती है इंडो ग्रीक से। इज इट क्लियर? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कहानी तीन पार्ट्स अलग अलग वक्त की है, आउटकम सेम निकला। मैं आपको यह बताना चाह रहा था, समझ लो क्या बताना चाह रहा था। मॉडर्न एम्पायर बड़ा साम्राज्य एग्जिस्ट कर रहा है, वीक हुआ। हमेशा जब भी आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वीक हो जाओगे तो इसका फायदा दूसरे उठाएंगे। आपके घर में लड़ाई होगी, इसका फायदा आपके पड़ोसी उठाएंगे। समझ रहे हो? होता भी यही है, होता भी यही है। यही हुआ, घर में वीक हो गया, हिंदुस्तान के अंदर मॉडर्न एम्पायर वीक हुआ, फॉरेन इन्वेजन्स तुरंत होना शुरू हो गए। इंडो ग्रीक्स, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल में आपने हरा दिया था, लेकिन उसको माफ कर दिया। मोहम्मद गौरी ने फिर तैयारी करी, एक साल बाद रिबाउंस किया। फर्स्ट बैटल हुई थी ना 1191 में, सेकेंड बैटल 1192, और जैसे यहां वो जीता, दिल्ली सल्तनत की बात आ जाती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मुगल्स की बात आ जाती है। बैटल ऑफ करनाल, अंग्रेजों की बात आ जाती है।
आई होप यहां पर बात आप समझ रहे हो। और यही चीज होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि अब अंग्रेजों के हाथ में नहीं था कि वो कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि ना ही उनके पास इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी बची थी और ऊपर से प्रेशर, और इंडिया का पॉलिटिकल स्टैंड जो था वो तो था ही। फ्रीडम फाइटर्स जो बात कर रहे थे वो कर ही रहे थे, वो तो प्रेशर बना ही हुआ था, आजादी की डिमांड हो ही रही थी। कंट्री में वीकनेस आई, पॉलिटिकल वीकनेस हुई, ब्रिटिशर्स वीक हुए, भारत को आजादी मिल गई। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट, इसको पढ़ना है, ये समझना है। हिस्ट्री रटने वाली चीज नहीं होती है। माइंड को वाइड करो, विजन बड़ा करो। देख रहे हो क्या बताया मैंने आपको? ऐसे पढ़ना है आपको। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेम चीज। कई गलतियां मैं आपको बताऊंगा, कई गलतियां राजाओं की, कई गलतियां सेम थी। एंशिएंट हिस्ट्री में जो राजाओं ने गलतियां करी मैं बताऊंगा गुप्ता पीरियड के अंदर। जो गलती राजाओं ने करी, जो नहीं करी थी, वो आगे चल के वही गलती औरंगजेब करेगा। जो नहीं करनी चाहिए थी वो औरंगजेब ने कर दी। लर्न नहीं किया पीछे वाले चीजों से। यही होता है, इतिहास से सीखो, अपने गलतियों सीखो। आपकी गलती इतिहास ही तो बनती है। तो मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा था कि कहानी कैसे चली है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मौर्यन पीरियड तक हम कहानी यहां पढ़ चुके थे। यस प्लीज। हमारी जो अभी तक कहानी शुरू हुई थी वो क्या चली थी? हमारी अभी तक जो कहानी चली है वो अभी तक क्या चली है? अरे दो भाई नहीं है। यस, चलिए समझ लेते हैं एक बार हम अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्ट किया था हमने, एंड आई डिस्कस्ड विद यू व्हाट? इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोटी मोटी चीजें, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहानी और ऊपर बढ़ी, टाइम पीरियड में हम आ गए वैदिक पीरियड के आसपास। और वैदिक पीरियड में मैंने आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड, या जिसको हम लोग बोलते थे ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। और एक था हमारा लेटर वैदिक पीरियड, राइट, जो हमारा बाद वाला पीरियड था, ये 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक का। इन दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन थी वो क्या थी? 1000 बीसी, जब आयरन की डिस्कवरी होती है, राइट। इसके बाद जो हमने फीस देखा था वैदिक पीरियड के बाद, वो हमने देखा कि भाई यहां से सोसाइटी कैसे, यहां पर सोसाइटी सिंगल यूनिट्स पे लोग रहते थे, यहां पर लोग जना हो गए थे, और जना के बाद क्या बनते हैं? जनपद। और यहीं से हमने देखा महाजनपद का फेज, यहीं से हमने देखा महाजनपदा का फेज, राइट। इसी के हमने पैरेलली यहां पर देखना शुरू किया था व्हाट? जब यहां से जो वैदिक पीरियड से हमको जो रिलीजन में प्रॉब्लम दिख रही थी, हमको जो रिलीजन में प्रॉब्लम दिखी थी वैदिक पीरियड की, क्या? ब्राह्मणिकल रिलीजन से जो लोग परेशान हो गए थे, उसके ही ऑपोजिशन में हमको क्या देखने को मिला? वी सॉ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्या देखने को मिला हमको? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके ऊपर क्या गए हम लोग? देन वी सॉ कि यहां पर शुरुआत होती है जब हमें देखा कि हाँ, इधर पे महाजनपद का पीरियड के बाद हमें यहां से डायनेस्टीज का फॉर्मेशन शुरू होता है, यानी कि जब महाजनपदों में एक मगध जीत के निकलता है, मगध। और इस मगध में फिर हमने देखा यहां पर अलग अलग डायनेस्टीज आई, है ना। हमने देखा कि यहां पर कैसे हरियंग डायनेस्टी आती है, हरियंग डायनेस्टी, याद करिए, हरियंग डायनेस्टी। फिर हमने देखा यहां पर शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। फिर हमने देखा यहां पर आखिरी में यहां पर क्या? नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बाद जो बनता है कहानी में वो क्या आता है? यहां के बाद शुरू होता है मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड। और मौर्यन पीरियड में यहां पर हम डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोका तक जाते हैं। और यहीं पर मैं कहानी आपको बता रहा हूं, इसके बाद जो पीरियड शुरू होगा हमारे इतिहास में, दिस विल बी द पीरियड ऑफ, हम उसको बोलते हैं पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्यास के बाद। अब थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। मौर्यन पीरियड के बाद आपको डायरेक्टली जो बड़ा पीरियड मिलता है दैट इज गुप्ता पीरियड, लेकिन मौर्यास और गुप्तास के बीच में जो पीरियड है इसको हम लोग पोस्ट मौर्य पीरियड कहते हैं। और इस टाइम पे आपको बहुत बड़ा कोई साम्राज्य देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक डायनेस्टीज है, देखो, हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, लेकिन मौर्यन को डायनेस्टी नहीं एम्पायर बोला गया, क्योंकि पहली बार एम्पायर बिल्डिंग स्टार्ट हुई।
दयानंद के टाइम पे शुरू हो गई थी, लेकिन मौर्य के टाइम पे वो बहुत चरम पे चली गई। साउथ इंडिया में एकदम नीचे तमिलनाडु और आप केरल छोड़ दीजिए, तो वहां से लेकर ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पूरा कब्जा था, है ना। इतना बड़ा रूल मौर्यास का हो गया था। इतना बड़ा साम्राज्य संभालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत थी, और वो अब नहीं थे मौर्यास के बाद। बृहदत्त मौर्य वॉज द लास्ट रूलर, जिसके टाइम में उसका एक जनरल था पुष्यमित्र सुंग। सुंग जो है वो उसको अच्छा कहा जाता है कि पब्लिकली उसको मार देता है और पाटलिपुत्र गद्दी पे बैठ जाता है। यहां से जो पीरियड शुरू होता है दैट इज पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, यहां तक कहानी आयो क्लियर हो गई, और ये पिक्चर आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। जब बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कैसे रिपीट हो रही है, ये शायद आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक डायग्राम पहले मैं आपको बनाऊंगा, वो डायग्राम इनफ होगा इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। पूरा चैप्टर आप एक बार में यहां से क्लियर कर लोगे। जब मैं बोल रहा हूं पोस्ट मौर्य, मैं बोलता हूं पोस्ट मौर्य, तो आप समझिएगा कि जब मौर्यास बृहदत्त मौर्य का एंड हुआ तो उसकी जगह क्या, सुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। यानी कि एक नेटिव रूलर था, एक भारत के अंदर का रूलर था। ठीक है, वो रूलर इतना स्ट्रांग नहीं था कि पूरे इंडिया पे कब्जा करके वैसे ही एक विशाल अंपायर स्टैब्लिश कर पाता। और जब ऐसा नहीं होगा तो इसका फायदा मैंने बताया कि दूसरे लोग लेंगे ही लेंगे, जैसे मैंने आपको इस जगह एग्जाम्पल दिया। मौर्यन अंपायर स्ट्रांग नहीं था इतना, उसका फायदा किसने लिया, फॉरेन इन्वेजन्स, इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस, कुशान्स। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, फायदा किसने लिया, मोहम्मद गौरी, सल्तनत स्टैब्लिश हो गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फायदा किसने लिया, मुगल्स, स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल फायदा किसने लिया, अंग्रेजों ने। ठीक है ना, लड़ा दो लोग, अलग लोगों ने, और फायदा कोई और उसका उठा के चले गया। आई होप ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब प्लीज पोस्ट मौर्य के लिए एक डायग्राम समझ लो, पूरा चैप्टर आपको इसी डायग्राम में समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग जब लाइंस पढ़ेंगे, पीपीटी आगे बनी हुई है, तो आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब जरा फॉलो करिए। जब मैं पोस्ट मौर्य पढ़ाऊंगा दोस्त आपको, तो मैं पोस्ट मौर्य फेज को 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूं। आई विल डिस्कस दिस फेज इन 3 पार्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को समझ लिया तो ये चैप्टर नंबर 16 भी क्लियर होगा, चैप्टर नंबर 17 भी क्लियर होगा, और चैप्टर नंबर 18 तक काम आएगा ये डायग्राम। इसलिए इस डायग्राम का रेफरेंस मैं आपको अगले 3 चैप्टरों तक दूंगा। ठीक है, चलिए पहला वाला लिखिएगा, यहां लिखिएगा नेटिव रूलर्स। नेटिव रूलर्स, अब कहानी देखिए कैसे बदल गई। कुछ रूलर्स थे जो नेटिव थे, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर के रूलर्स थे, और वो अराइज हो जाते हैं, मतलब उठ खड़े होते हैं, या फिर वो डायनेस्टीज फॉर्म करते हैं मॉडर्न एम्पायर के बाद। लेकिन कुछ जगह आपको मिलेगा क्या, कुछ जगह मिलेगा क्या, फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन भी जो है वो स्टार्ट हो गया था, फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, और तीसरा इसी पीरियड के टाइम पे, जब हम ये सब पीरियड पढ़ रहे होंगे, तो साउथ इंडिया में लिखिएगा संगम लिटरेचर या संगम पीरियड। इसको हम लोग लिख सकते हैं साउथ करके, लिख लीजिए आप साउथ, और इसको लिख लीजिए संगम। अब जरा समझते हैं कि पूरे इंडिया में क्या चल रहा था मौर्यास के बाद। ठीक है ना, देखिए अगर मैं आपसे कहूं नेटिव रूलर, तो मैंने आपको बता दिया कि जब पाटलिपुत्र गद्दी को हड़पाया या फिर उस पर गद्दी बैठा पुष्यमित्र सुंग, तो वहां से सुंगा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। तो पहले नेटिव रूलर्स कौन थे, नोट करिएगा, शुंगा। ठीक है, शुंगास थे 185 से लेकर 73 बीसी के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। 185 से लेकर 73 बीसी के अराउंड आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, शुंगास के बाद, शुंगास जो थे वो यू विल सी पाटलिपुत्र का कब्जा किया, तो उसके बाद जो सेंट्रल इंडिया के आसपास वो रूल कर रहे थे, मतलब पाटलिपुत्र पता है बिहार, आज का प्रेजेंट डे से बिहार के आसपास हो गया, और सेंट्रल इंडिया के आसपास वो यहां पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है ना, शुंगास के बाद आते हैं कौन, कानवाज। और थर्ड नंबर पे जो आते हैं दैट इज सातवाहनाज। प्लीज नोट करते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, कानवास का टाइम पीरियड बहुत ही कम है, नोट करिएगा 73 से लेकर 28 बीसी तक। और सातवाहनों की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं 60 बीसी के आसपास स्टार्ट हो जाता है, अंटिल 125 एडी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है ये सातवाहनाज, इसके बारे में हमको पढ़ना है किसमें, इसके बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 17 में।
ये चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेगा। 16 हम पढ़ रहे हैं, 17 में जो चैप्टर है वो सातवाना के बारे में डिटेल से डिस्कस करेगा। ठीक है, इसके बाद ये लोग जब पैरेलल रूल कर रहे थे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में फॉरेन इन्वेजन होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी कहानी बताऊंगा, लेकिन जो पहला इन्वेजन है वो लिखिएगा इंडो ग्रीक का होता है। पूरी कहानी बताऊंगा यहीं पर, इसी वाले चार्ट पे बता दूंगा, इंडो ग्रीक्स। उसके बाद आते हैं, नोट करिएगा, साकाज। कहीं कहीं आपको शाकाज भी देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको शाका भी मिलेगा, शाकाज। तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा पार्थियंस, और चौथे नंबर पे आपको मिलेगा, नोट करिएगा, कुशांस। सब बताता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। साउथ इंडिया की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में आपको मिलेगा नंबर 1, यहां पर 3 डायनेस्टीज रूल करती हैं जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, चोला, नंबर 2 चेराज, एंड नंबर 3 पांड्याज। ये था इंडिया का बाइफर्केशन पोस्ट मौर्य पीरियड में, यानी कि मौर्य जब खत्म होते हैं तो भारत कुछ इस प्रकार से यहां पर देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये लोग यहां पर रूल करते हैं। ठीक है, तो जब बृहदत्त मौर्य की डेथ होती है, उसको मार दिया जाता है, तो जो डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है, इट वाज शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग जो है इसको स्टैब्लिश करता है एंड ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को रिवाइव करता है। ही क्लेम्ड हिमसेल्फ टू ए ब्राह्मण, और ये उसको रिवाइव करता है। ठीक है ना, ये लाइन भी आपकी उसमें आती है, लिखा हुआ है, परफॉर्म्ड सेवरल वैदिक सैक्रिफाइसेस इन ऑर्डर टू मार्क द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना, और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने बुद्धिस्ट को उस वक्त परसिक्यूट भी किया था, है ना। और फिर इसके बाद जब कानवास आते हैं तो कानवास जो है वो भी ब्राह्मण यहाँ पर थे। तो बेसिकली लड़ाई जो है वो इसी चीज़ की थी कि बुद्धिज्म को इतना ज़्यादा पैट्रोनेज मिल गया था, इतना फैल गया था, और ब्राह्मणिकल रिलीजन बहुत दब रहा था, तो वो यहाँ लड़ाई ही यहाँ पर इस चीज़ की थी। और शुंगा और कानवा जब ये लोग आते हैं तो अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते हुए उसको ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन की बात कहाँ पर है? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको हमें पढ़ना है इन चैप्टर नंबर 18 आर एस शर्मा का। 16 पढ़ रहे हो आप, 17 में वी विल डिस्कस सातवाहनास, एंड 18 में वी विल डिस्कस दी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। संगम लिटरेचर की, संगम की बात हम करेंगे साउथ इंडिया की, चोला, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है ना। अब जरा कहानी मेरी जो है आप यहां से यहां तक सुनो। इस चैप्टर में जो हमें डिटेल से पढ़ना है वो है ये वाला। दिस इज योर चैप्टर 16। समझ में आ रहा है कि नहीं? 16वां, 17वां, 18वां। ये 16 क्यों है सर? क्या था चैप्टर का नाम? क्या है चैप्टर का नाम? सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिलेशंस। तो ये लोग जो आप देख रहे हो, ये सेंट्रल एशिया की तरफ से, मतलब इनकी वजह से भारत का कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया से शुरू हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ वो मैं आपको यहां पर बताना शुरू करता हूं। जरा एक बार मेरे इस डायग्राम को, चार्ट को फॉलो करिएगा, फिर आप समझ जाओगे। देखो जरा, थोड़ा अगर मैप ऊपर नीचे होता है तो प्लीज, ठीक है, उसको माइंड ना करें। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं खाली आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं, कि क्या चीज कहां पर थी। ठीक है, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। अब जरा समझते हैं यहां पर बात को, थोड़ा देख लेते हैं क्या पर कहां पर था। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। चलिए अब जरा समझ लेते हैं। मतलब दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बाकी इसका कोई भी ऐसा ये नहीं कि ये मैप है। ठीक है, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं। यहां पर क्या हुआ कि इधर से आ रहे थे कौन? सिंथियंस। अब सिंथियन जो लोग थे ये एक तरह से नोमैडिक लोग थे, और ये कांस्टेंट फ्लक्स में थे, कॉन्स्टेंटली ये मूव करते थे, कॉन्स्टेंटली ये लोग मूव करते रहते थे। तो ये लोग जो थे, ये इनका जो है मूवमेंट शुरू हुआ ऐसे भारत की तरफ, और इधर ऐसे चाइना की तरफ। ठीक है ना। चाइना की तरफ
चाइना के जो राजा था उसने क्या किया, उसने अपने कंट्री को बचाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बना ली थी। और इस बात का जिक्र जो है मैंने आपको लास्ट वाले में किया था, जब मैंने आपको लास्ट रीजन दिया था कि क्यों डिक्लाइन हुआ था मौर्यास, तो वहां पर मैंने एक रीजन दिया था, लिखा था द सिंथियंस वेर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स, अ नोमैडिक पीपल, ये नोमैडिक ट्राइब लोग थे, ये सीरियस डेंजर रखते थे, है ना। चाइनीज का रूलर था शी ह्यूंग टी, चाइनीज रूलर कौन थे, शी, स्पेलिंग देख लीजिएगा आपके एनसीईआरटी में लिखिए, शी ह्युआंग टी, ये चाइनीज रूलर था। इस चाइनीज रूलर ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई तो ये लोग चाइना में एंटर नहीं कर पाए और उनको वॉल से, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से वापस लौटना पड़ा। जब वो वापस लौटे तो उनका फिर नजर भारत की तरफ गई। अब भारत से पहले अगर आप देखोगे तो भारत से पहले इस जगह के एरिया में जहां पर आपका अफगानिस्तान के आसपास, मैं आप बहुत करेक्ट में समझना, ठीक है, अफगानिस्तान के आसपास आप देखोगे, अफगानिस्तान में एक वहां पर इंडो ग्रीक्स ने अपना एक स्टैब्लिशमेंट किया रखा था, एम्पायर बना रखा था, जिसको हम बोलते हैं, यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऊपर कहीं होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये पाकिस्तान है, वैसे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा आपका बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया एम्पायर उसको बोलते हैं, जिसको इंडो ग्रीक्स ने स्टैब्लिश किया था। समझना जरा बात को। अब जब सिंथियंस चाइना की तरफ नहीं घुस पाए तो उनकी नजर कहां गई, भारत की तरफ। और भारत में घुसने से पहले बैक्ट्रिया वाले लोग बैठे थे, बैक्ट्रिया एम्पायर था, इंडो ग्रीक्स वहां पर थे। तो जब ये सिंथियंस इनके पीछे आए तो इंडो ग्रीक्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एम्पायर था बड़ा ही वीक था। उसका नाम भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड इट इज कॉल्ड एज सेल्यूकिड एम्पायर। प्लीज नोट कर दीजिएगा, इसको बोल रहे हैं यहां पर सेल्यूकिड एम्पायर, इसको बोल रहे हैं यहां पर, प्लीज नोट, सेल्यूकिड एम्पायर। ये बड़ा ही एम्पायर वीक था, इनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं, तो इनको भारत के ऊपर इन्वेड करना पड़ा, इनको इंडिया के ऊपर इन्वेड करना पड़ गया। तो पहले इन्वेडर जो बनते हैं वो बनते हैं इंडो ग्रीक्स। ठीक है ना, बात समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे ही आप देखोगे कि ईरान के आसपास आप देखोगे, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पार्थियंस थे, पार्थियंस ये ईरान में थे, इनके ऊपर भी ये दबाव बना, तो इनको भी यहां पर क्या करना पड़ गया, इन्वेड करना पड़ गया। तो जो हायरार्की है, सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स, देन यू विल फाइंड साकाज, देन यू विल फाइंड पार्थियंस, एंड देन यू विल फाइंड कुशान्स। तो बेसिकली यहां पर सिंथियंस के इस प्रेशर की वजह से यू विल फाइंड इंडो ग्रीक, साकाज एंड पार्थियंस, दे आर क्या कर रहे हैं, वो इंडिया पे इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी को लेकर जो कहानी है वो पूरी यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब इंडो ग्रीक्स यहां इन्वेड करते हैं, तो इंडो ग्रीक जब इन्वेड करेंगे तो ऑब्वियसली सोचो ना, ये कल्चर अपना साथ में लेके आए भारत के अंदर, फर्स्ट ऑफ सच ऐसे हमें इन्वेजन देखने को मिले इंडिया के अंदर। दैट इज वाई यू सी इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, फॉरेन इन्वेजन की बहुत लंबी हिस्ट्री है इंडिया में। यू स्टार्ट विद इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस, कुशान्स, फिर आगे जाओगे यू विल फाइंड इस्लामिक रूलर्स, मुगल्स, अंग्रेज, समझ रहे हो। तो इतना बड़ा लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया में, कितना इन्वेजन होता है, हमें इन्वेजन ही सोचो जरा इतिहास में, समझ में आ रहा है यहाँ तक कहानी। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक्स का एक राजा भी है जिसका नाम भी आता है इंडो ग्रीक्स। आप देखोगे कई डायनेस्टीज इंडो ग्रीक्स की, कई बार ऐसा भी होता था कि पैरेलल रूल कर रही हैं। तो एक राजा का नाम आता है मिएंडर, सुना होगा आपने इस राजा के नाम को, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, मिएंडर। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिलिंद, मिलिंद। तो मिएंडर जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, बुद्धिज्म में, ठीक है, बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके, वो क्वेश्चन बहुत करता था, और किससे करता था, नागार्जुन से, नागार्जुन से बहुत क्वेश्चन करता था, जिसको हम लोग नागसेन भी कहते हैं, नागसेन भी कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस यहां पर मिएंडर या मिलिंद ने किए नागार्जुन से रिलेटेड टू बुद्धिज्म, उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके किताब में लिखा गया है, रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिखिएगा, मिलिंद पानो, मिलिंद पानो, और क्वेश्चन ऑफ बुक ऑफ क्वेश्चंस, यस, इसका यहां पर रेफरेंस भी आता है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। समझ में आ गया, ठीक है ना।
ठीक है, तो दो डायनेस्टीज पैरेलल रूल करती हैं। अब चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली जब ये लोग इंडिया में इन्वेट करेंगे, तो बहुत सारे कल्चरल चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे हमको, है ना। जैसे ग्रीक्स जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने यहाँ पर कॉइन्स को इशू करना शुरू किया था, और यही चीज़ आप देखो कुषाणों के टाइम में गोल्ड कॉइन्स को इशू करना शुरू किया था, और यही चीज़ आप देखोगे कि कुषाणों के टाइम में ये नंबर बहुत बढ़ गया था। ठीक है, इस प्रकार का इनफैक्ट आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट यहाँ पर आती है ना, हेलेनिस्टिक आर्ट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ग्रीक्स का जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर रोल कंट्रीब्यूशन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है कॉन्टेक्स्ट। तो देखा है कि भाई ये जो पीरियड है 200 BC के आसपास का है ना, जब बताया मैंने आपको मौर्यन एम्पायर डाउनफॉल हो रहा है, और 185 BC में फाइनली पुष्यमित्र शुंग गद्दी बैठ जाएगा। तो दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि बहुत सारा इंटरेक्शन जो है वो दो एरियाज के बीच में हुआ, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन हुए। लोगों का एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे की लाइफ, एक दूसरे की पॉलिटिकल हिस्ट्री, एक दूसरे की पॉलिटी, इकोनॉमी सब जानने का यहाँ पर मौका मिला। सो अनलाइक द मॉडर्न एरा, जब मॉडर्न एरा था, नो कोलोसल एम्पायर इमर्ज्ड, इनफैक्ट नेटिव रूलर्स टुक चार्ज इन वेरियस रीजन्स। तो यही मैंने बताया आपको कि मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एरा, जब मॉडर्न का एरा खत्म होता है तो उसके बाद कोई बड़ा साम्राज्य नहीं आया, रैदर आपको छोटे छोटे रीजन्स में आपको रूलर्स देखने को मिले, नेटिव रूलर्स देखने को मिले, जो मैंने आपको यहां पर बताया कि ऐसे रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो हु सक्सीडेड द मौर्यास, मौर्यास के बाद कौन आया, मौर्यास के बाद आए थे शुंगास, देन यू विल सी कानवास, देन यू विल सी कुशान्स, है ना। अब ये कुशाणास जो है एक्चुअली यू विल फाइंड देम इन दिस कैटेगरी हियर, ठीक है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन यू विल सी यू हैव सातवांस, सो सातवानास। सो इन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब ये थे मौर्यास के बाद की कहानी बता रहा हूं। सो इन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सेंट्रल एशियन डायनेस्टीज एज्यूम्ड कंट्रोल आफ्टर दी मौर्यास। मौर्य से कंट्रोल के बाद जो है वो यहां पर इनका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना, ठीक है, राइट, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको जो कुशान्स के बारे में आगे आएगा तो बताऊंगा कि यहां पर कुशान्स लिख तो दिया है, बट कुशान्स को देखो मैंने कहां डाला है, यहां पर डाला है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि पार्थियंस जो पढ़ाऊंगा कि पार्थियंस के बाद कुशान्स आते हैं, ठीक है, पार्थियंस के बाद कुशान्स आते हैं, लेकिन ये हायरार्की में चलता है, ठीक है। उस वक्त यहाँ कुशान्स आते भी सातवाहन उस वक्त है कि नहीं, ये हम देखेंगे अभी, राइट। चलिए, तो हियर आर द की वंस यू नीड टू नो अबाउट हु आर द इंडो ग्रीक्स। सबसे बड़ी बात है कि इंडो ग्रीक्स कौन थे, आप उनके कॉइन्स देख सकते हो यहाँ पर। सो एक सीरीज ऑफ इन्वेजन जैसे मैंने बताया कि देखने को मिलता है, हिंदू कुश को क्रॉस करते हुए ग्रीक्स जो है सबसे पहले जो है वो भारत पे इन्वेट करते हैं, और ये ग्रीक्स जो है इन्होंने अपना एक साम्राज्य बना रखा था। ये बैक्ट्रिया जो बताया मैंने आपको, ग्रीक्स वर इन चार्ज ऑफ बैक्ट्रिया। ये कहाँ था, ये ऑक्सस रिवर जो है, उस ऑक्सस रिवर के साउथ में रहते थे। एक नदी का नाम है जिसको बोलते हैं ऑक्सस, ठीक है। एनसीईआरटी में वो आपका पेज, वो डायग्राम बना हुआ है, वहां पर आपको ऑक्सस रिवर ऐसे बहते हुए दिख रही है। उस ऑक्सस रिवर के साउथ में आपको यहाँ पर ये बैक्ट्रिया ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये लोग ऐसे रूल कर रहे थे, क्लियर है। Why did they advance towards India? क्यों बढ़े इंडिया की तरफ, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। क्यों, क्योंकि सिंथियास की तरफ से, सिंथियन जो ट्राइब थी उनसे प्रेशर आया, वो लोग आ रहे थे और चाइना की तरफ जा रहे थे। सो एज अ रिजल्ट दे बिकेम वीकर इन बैक्ट्रिया एंड पार्थिया, दोनों जगह वीक होगा, यानी कि जहां बैक्ट्रिया अफगानिस्तान की तरफ और ईरान की तरफ, दोनों जगह वीक। और भारत में यही देखोगे तो अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक यही एंट्री है इंडिया के अंदर, और यहाँ दोनों जो अंपायर्स थे वो वीक हो गए। The Scythians unable to advance into China, चाइना में घुस नहीं पाए, redirected their focus towards the Greeks and Parthians। तो वो ग्रीक्स और पार्थियंस को कब्जा नहीं निकल गए, ग्रीक्स और पार्थियंस को आगे बढ़ना पड़ा, और उनका इन्वेजन इसलिए इंडिया में हो जाता है। दिस शिफ्ट लेड टू द ग्रीक्स टू इन्वेड इंडिया, क्लियर है ना। व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडिया, अब सिचुएशन इंडिया में उस वक्त क्या थी ये समझते हैं। देखो, अशोका सक्सेसर जो है वो बहुत ही वीक थे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टोरी, और वीक थे जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेजन बहुत आसान हो गया, क्योंकि कोई स्ट्रांग रूलर नहीं बचा। जैसे जो पहले था कि हाँ पूरे भारत पे कंट्रोल बनाए हुए हैं, फॉरेन इन्वेजन से बचा हुआ है, लेकिन अशोका की डेथ के बाद अशोका के जो सक्सेसर्स थे, ठीक है, वो काफ़ी वीक थे और वो रेजिस्ट नहीं कर पाए। जितने भी फॉरेन इन्वेजन की लहरें आई, उन लहर को कोई रोक नहीं पाया, ठीक है, यही हुआ। एंड देन यू विल सी इंडो ग्रीक्स और बैक्ट्रिया ग्रीक्स, जिसको हम बैक्ट्रियन ग्रीक्स बोलते हैं, ठीक है, बैक्ट्रिया में थे वो लोग, तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स हो गए, ऑक्यूपाइड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और इंडो ग्रीक्स ने क्या किया, इंडो ग्रीक्स ने फिर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को कब्जा लिया, ठीक है, बाय दी अर्ली सेकंड सेंचुरी बीसी। द ग्रीक डायनेस्टीज गॉट टू अयोध्या एंड पाटलिपुत्र। इतना भी हुआ कि जो ग्रीक डायनेस्टीज थी भाई, वो कहां तक थी, कहां तक आ गई, वो एज फार एज अयोध्या
एज फार एज पाटलिपुत्र तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कंट्रोल करना यहाँ कंट्रोल किया। दे रूल्ड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर दोनों सेम टाइम पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पर रूलिंग जो है वो कर रहे थे। नाउ यही मैंने आपको बताया, अगेन फिर से वही चीज जो बता दिया मैंने, और स्टोरी फिर वही चीज चल रही है। मियांडर, ये ग्रीक का एक यहाँ पर रूलर था, फेमस इंडो ग्रीक रूलर, ठीक है। इसकी कैपिटल कहां पर थी, साकाल। साकाल इज बेसिकली प्रेजेंट डे सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है ना। ही इन्वेडेड दी गंगा यमुना दोआब। अब सोचो, मियांडर सियालकोट में कैपिटल है इसकी, वो गंगा यमुना दोआब रीजन को वो इन्वेड कर रहा है। मियांडर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, किसके अंडर, अंडर नागसेन, जिसको हम लोग नागार्जुन भी जानते हैं। और जो क्वेश्चंस यहां पर पूछे नागार्जुन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रख दिया गया किसमें, मिलिंद पानों में, या फिर क्वेश्चन ऑफ मिलिंद उसको भी कहते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। व्हाई वाज द ग्रीक रूल सिग्निफिकेंट। अब ग्रीक का रूल सिग्निफिकेंट क्यों है, देखो, एक तो क्या हो गया, कॉइन्स, एक क्या हो गया, कॉइन्स, कौन से, गोल्ड, सिंपल। फिर एक हो गया आर्ट, कौन सी, हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट। सिर्फ आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट, यू ओनली नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ऐसे ही दिमाग में आपके क्लियर होने चाहिए। क्या एडवांटेजेस थे, देखो पढ़ लेते हैं जरा। दे इशूड लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स जो है ग्रीक्स ने यहां पर क्या किया, इंट्रोड्यूस किए। अब आप इमेजिन करो, अगर कभी भी आपको ये सीखने, अब देखो यही सीखने वाली बात है, कभी भी आपको कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ट्रेड बढ़ रहा होगा, राइट और रॉन्ग, यस राइट, ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है। दे इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स इशू किए। देन दे वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया, ये भारत में पहले रूलर्स थे जिन्होंने कॉइन्स को, टू हैव कॉइन्स डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, जिन्होंने इन कॉइन्स के ऊपर किंग्स के तस्वीरें या फिर किंग्स की वो एट्रीब्यूशन बनवाई। एट्रीब्यूटेड किंग्स मतलब किंग्स की तस्वीरें थी, तो किंग्स को वो एक तरह से डिवोटेड कॉइन यहां पर हो गया। दे इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, है ना। और मैंने क्या बताया, गोल्ड कॉइन्स इशू किए, यही एनसीईआरटी में आगे चल के लिखा रहेगा कि कुषाण ने बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स वाइड स्केल, कुषाण वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन वाइड स्केल। वाइड स्केल पे इंडो ग्रीक्स ने नहीं किए थे, ठीक है ना, बट दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, ये बात भी सच है। लेकिन अगर पूछा जाए वाइड स्केल पे, तो इट वाज द कुषाण्स, ठीक है ना। दे इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अ ट्रेंड दैट कंटिन्यूड विद द कुषाण्स। दे मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्रेंड ऑफ पंच्ड मार्क कॉइन्स। तो अभी तक जो ट्रेंड, इससे पहले तक हम चैप्टर में पढ़ रहे थे, जहां मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि पंच्ड मार्क कॉइन्स का, पीएमसी, पंच्ड मार्क कॉइन्स का प्रचलन चल रहा था, राइट। कुछ कुछ चीजों की पंचिंग होती थी ताकि पहचान में आ जाए कि हाँ ये सामान कहाँ से आया है, और वो सामान को लेन देन करने में हेल्प करता था, ठीक है। देन ग्रीक रूल इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिस्टिक आर्ट, ये मैंने आपको बताया, फीचर्स टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो जाहिर सी बात है, अगर वो अफगानिस्तान में थे इंडो ग्रीक्स वाले, इस एरिया में यहाँ पर थे, समझिएगा, इस एरिया में यहाँ पर रूल आए थे वो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फीचर्स है वो आगे जाएंगे, इंडिया की तरफ घुसेंगे, तो अगेन वहीं पर आपको मिलेगा क्या, कि भाई ये लोग अपने साथ अपना कल्चर लेके आए। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे आपको इस प्रकार का कल्चर देखने को मिला, हेलेनिस्टिक आर्ट का कल्चर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, हेलेनिस्टिक आर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस आर्ट वाज सीन इन द रीजन ऑफ गंधारा। गंधार के जो आपका रीजन था, वहां पर आपको इस प्रकार की जो आर्ट है, हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट, वो आपको देखने को मिलती है। और इनफैक्ट यही जो आर्ट यहां पर मिलती है, इट वॉज अ मिक्सचर, देन इंडो ग्रीक आ गया और साथ में इंडियन कल्चर मिक्स हो गया, तो एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट देखने को मिल रही है, गंधारा फॉर्म ऑफ आर्ट। यही चीज आपको मथुरा में देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी उस पर हम बात करेंगे आगे। इट रिजल्टेड फ्रॉम द ग्रीक इंटरेक्शंस विद नॉन ग्रीक पीपल पोस्ट अलेक्जेंडर। तो एक बार जब ऑब्वियसली इंडो ग्रीक्स अटैक करेंगे, लहरें आएंगी ना अटैक्स की, जब लहरें आई, कुछ लोग आए फिर रुक गए, फिर उसके बाद वहां इंटरमिंगलिंग हुई, फिर लहरें आई, ऐसे चलता रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, अब लोग बच रहे हैं, सिंथियन से आगे बढ़ रहे हैं, वो इंडिया में घुसे, इंडिया में आए, तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए, और उनका जो कल्चर था वो इंडिया कल्चर का इंटरमिंगल हुआ, एक नया प्रकार का कल्चर जो है वो डेवलप होने लग गया था, ठीक है। सो इट रिजल्टेड फ्रॉम द ग्रीक इंटरेक्शंस विद ग्रीक पीपल पोस्ट अलेक्जेंडर। इसके बाद आते हैं शाकास। समझ में आ गया ग्रीक्स का, इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया है। आई होप ये कहानी आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रही है। हम बात करेंगे शाकास की। तो अब जरा आप इस मैप को देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, इधर देखिएगा आप, ये मैंने आपको बता दिया साउथ का, चोलाज, चेराज आपको इधर मिल जाएंगे, चोला, चेराज, पांड्याज, ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। फिर आप देखिए यहां लिखा है सातवाहन अंपायर, ये जो अंपायर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सातवाहनास का अंपायर था, ठीक है। इसी के आसपास आप देखोगे क्या मिलेगा आपको यहीं पर देखेगा कि जो लोकल रूलर्स थे, शुंगाज,
पाटलिपुत्र से रूल कर रहे थे ना, तो पाटलिपुत्र बैठे हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से यहां पर आपको क्या मिला, पाटलिपुत्र में शुंगाज मिले, यहीं पर आपको देखो कानवास दिख रहा है, फिर आपको यहीं दिखेगा आगे जाके कि हाँ सातवाहंस थे। तो ये कुछ ऐसे इस प्रकार के एरिया में यहां पर ऐसे रूल कर रहे थे। ठीक है, यहां पर आप देखोगे दिस पोर्शन नाउ यू विल सी कि ये आपका सिंथियन किंगडम बन गया था। ठीक है ना, दिस बिकेम द इंडो सिंथियन किंगडम, यानी कि जहां पर अब वो आपके ग्रीक्स एंड वो सब लोग यहां पर आके बैठ गए थे। चलिए, तो साकास कौन थे? ग्रीक्स के बाद जो है जो लोग भारत में आते हैं घुसते हैं वो थे साकास। साकास टुक कंट्रोल ऑफ अ मोर एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो जितना इंडो ग्रीक्स ने लिया था उससे ज्यादा पार्ट जो है वो किसने लिया, वो साकास ने लिया। अब साकास जब भारत में घुसे तो उन्होंने भारत में अपनी 5 जगह ब्रांचेस बनाई, 5 प्लेसेस पे वो ब्रांचेस बनाते हैं। ऐसे वो शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, उनका एक ब्रांच कहां बनी, 5 ब्रांचेस, जैसे बताया साकास की 5 ब्रांचेस। एक बात क्लियर हो रही ना कि भाई ग्रीक्स आ गए, ग्रीक्स आ गए, ग्रीक्स के बाद हम साकास पे आ गए। ठीक है ना, हम अभी यही पढ़ना है चैप्टर में, ग्रीक्स के बाद साकास आ गए। अब साकास जब रूल कर रहे हैं तो उसी के बारे में यहां बता रहा है कि उन्होंने अपनी 5 जगह पे ब्रांचेस यहां पर बनाई, ईच विद इट्स पावर बी बेस इन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, क्या किया उन्होंने, 1 साका ब्रांच कहां पर थी, अफगानिस्तान, एक तो उन्होंने कहां बना दी, अफगानिस्तान में बना दी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहां पर दी, पंजाब एंड तक्षशिला, पंजाब विद तक्षशिला एज इट्स कैपिटल। दूसरी कहां बना दी उन्होंने, पंजाब में, पंजाब में विद तक्षशिला एज इट्स कैपिटल या तक्षशिला एज इट्स कैपिटल। थर्ड ब्रांच मथुरा में खुल गई। ठीक है ना, फोर्थ ब्रांच वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा अंटिल द 4th सेंचुरी एडी तक वहां पर वेस्टर्न इंडिया में इनकी ब्रांच रही। एंड देन फिफ्थ वाज कहां पर, डेक्कन में, अपर डेक्कन। तो बेसिकली ये बात समझ में आती है कि जब शाकाज आए तो उन्होंने एक ब्रांच अपनी अफगानिस्तान की तरफ देखने को मिली, एक ब्रांच उनकी आपको जो है इंडिया के इस जगह देखने को मिली। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे थर्ड ब्रांच मथुरा के आसपास देखने को मिलती है, यहाँ पर ये मथुरा के आसपास देखने को मिलती है। फिर फोर्थ ब्रांच आप आओगे तो वेस्टर्न इंडिया के आसपास देखने को मिलेगी यहाँ पर। फिफ्थ ब्रांच आओगे तो आपको नीचे अपर डेक्कन के आसपास देखने को मिलेगी। तो शाकाज ने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर किया था जितना इंडो ग्रीक्स ने भी नहीं किया था, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, नाउ शाकास फेस्ड मिनिमल रेजिस्टेंस, मतलब लोकल लोगों की तरफ से उनको ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को भी नहीं मिला। फ्रॉम इंडियन रूलर्स एंड पीपल, ज्यादा उनको कोई वो भी दिक्कत नहीं हुई, वो आए और अपने कल्चर में फिक्स हो गए। द शाकास रूल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दोज इन वेस्टर्न इंडिया हेल्ड पावर फॉर अबाउट 4 सेंचुरीज। ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर इतने पोर्शन रूल किए, उन्होंने लगभग 4 सेंचुरीज तक इस एरिया पर यहाँ पर रूल किया। द डोमिनियन Dominance in Western India was sustained by sea-borne trade in Gujarat, leading to the issuance of numerous silver coins. अब सिंपल सी बात यह है कि अगर यहां पर रह रहे हैं शाकास तो इसका एडवांटेज उनको मिलेगा कि यहां पर जो ट्रेड हो सकता है ना, इस जगह से उनको ट्रेड करने को मिला, और ट्रेड की वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को सस्टेन करते हैं और इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो चला पाते हैं ट्रेड की वजह से। ठीक है ना, वही लिखा है कि देयर डोमिनेंस क्यों पाया वेस्टर्न इंडिया में, क्यों, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे, सी बॉर्न ट्रेड, समुद्र की ट्रेड हो रहा था गुजरात से। ये था शाकास की यहाँ पर स्टोरी। ठीक है, एक बार हम लोग एनसीईआरटी की तरफ भी जाएंगे तो एनसीईआरटी में कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, मैं एक बार वो देखना यहाँ पर चाहता हूँ। राइट, तो ये 5 जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि 5 यहाँ पर इस प्रकार के ब्रांचेस थी और ये इनके यहाँ पर रूलर्स के थे। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आता है वो और समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक टाइटल है। देखो अब क्या हुआ कि विक्रमादित्य का टाइटल कहाँ से आना स्टार्ट हो गया। अब शाकास जो है उनको जैसे बताया मैंने ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन एक रूलर है, जैसा यह है ना कि भाई ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला, मिनिमम रेजिस्टेंस मिला, लेकिन एक रूलर था। ठीक है, एक रूलर है जो 57-58 बीसी के अराउंड यहां पर सामने आता है, एंड ही इज सेड टू बी द किंग ऑफ उज्जैन, किंग ऑफ उज्जैन। एंड ऐसा हुआ कि भाई इस किंग ने काफी रेजिस्टेंस एंड बड़ा ही ब्रेवली लड़ाई लड़ी यहां पर शाकास के खिलाफ। ठीक है, एंड ही टुक द टाइटल, व्हाट ही टुक द टाइटल, मतलब उसने काफी अच्छे से लड़ाई लड़ी, एंड ही वाज सक्सीडेड इन टेकिंग देम आउट ऑफ हिज एरिया। ठीक है, एंड देन दिस किंग ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, है ना, उसने यहां से अपना टाइटल ले लिया विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसके बाद से अगर इंडिया में कोई भी राजा ऐसा कोई बड़ा काम करता था तो वो विक्रमादित्य का टाइटल ले लेता था। जैसे ये टाइटल का प्रचलन रोम में शुरू हुआ था, रोम में आप देखोगे तो वहां टाइटल लेते थे टाइटल ऑफ सीजर, ये टाइटल लिया जाता था, टाइटल ऑफ सीजर। सीजर का मतलब होता है एम्परर,
एम्परर, तो ये टाइटल जो है लिया जाता था। रोम की बात करूं मैं आपसे, ऐसे ही ये भारत में प्रचलन शुरू हो गया और भारत में भी विक्रमादित्य के टाइटल लेने लगे। ऐसे हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 14 यू विल फाइंड 14 किंग्स हुए जिन्होंने ये टाइटल लिया, 14 किंग्स। और उनमें से एक बहुत फेमस है जिनका नाम है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। पढ़ा होगा आप लोग ने, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में जब आएगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि साकास जब आते हैं कोई इंडो ग्रीक्स के बाद, तो उनको वो 5 जगह अपनी ब्रांचेस सेटअप करते हैं। अफगानिस्तान में किया, पंजाब के तक्षशिला के कैपिटल बना के किया, मथुरा में किया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया, देन अपर दक्कन में किया, 5 जगह बनाया और उनको ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला। एक आध जगह मिला, वो मैंने आपको यहाँ कोट किया कि 57-58 BC में यहाँ पर विक्रमादित्य, है ना। इसीलिए यहाँ से जो एक निकल के आता है दैट केम कि भाई जस्ट मिनट सॉरी, यहां से जो आता है दैट इज विक्रम संवत, है ना। ये विक्रम संवत यहां पर आया जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। ये कैलेंडर जो है वो आज भी यहां पर फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ही कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य एंड एन एरा कॉल्ड विक्रम संवत इज रिकॉर्ड फ्रॉम द इवेंट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर साकास। साकास को जब हराया था तब से ही ये, इसलिए डेट 57-58 BC आती है कि इसके अराउंड हराया था, ठीक है। लिखा हुआ है फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स विक्रमादित्य बिकेम अ कोवेटेड टाइटल। टाइटल ऐसा हो गया, कोई भी काम ऐसा बड़ा करता था वो विक्रमादित्य का टाइटल ले लेता था, ठीक है। whoever achieved anything great adopted this title as Roman emperors adopted the title of Caesar. As a result of his practice, we have as many as 14 Vikramaditya in Indian history. Chandragupta II was the most famous Vikramaditya. ठीक है, ये पूरी लाइन जो है आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर एज इट इज आती है, ठीक है, राइट। तो एक बहुत फेमस साका रूलर है जो यहाँ पर सामने आता है एंड हिज नेम इज रुद्रदमन वन। हिज नेम इज रुद्रदमन वन, यस यस प्लीज, हाँ जी। तो रुद्रदमन वन की बात करेंगे। रुद्रदमन वन आप टाइम पीरियड देख लीजिए 130 AD से लेकर 150 AD। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट साका रूलर, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ रूल कर रहा है ये आपको दिख रहा है, बेसिकली गुजरात के साइड पे, काठियावाड़ के आसपास जो है ही वॉज रूलिंग। ही रूल्ड नॉट ओनली ओवर सिंध, सिर्फ सिंध पे नहीं, इनफैक्ट कहाँ पर ही रूल्ड ओवर गुड पार्ट ऑफ गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़, इन सब जगह यहाँ पर ये रूल करता है। रुद्रदमन यहाँ पर रूल कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और है, ये और क्यों जाने जाते हैं, ही इज नॉट ओनली फॉर दिस, ही इज बेसिकली फेमस फॉर, क्योंकि एक लेक था जिसका नाम है सुदर्शन लेक। और सुदर्शन लेक जो है ये इंपॉर्टेंट था उस वक्त इरिगेशन के लिए, उस वक्त के एरियाज में इरिगेशन के लिए होता था इससे। ये लेक जो है वो इसको रिवाइव किया था, इस लेक को, ठीक है ना, रिपेयर करवाया था इस लेक को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये काठियावाड़ के एरिया में पड़ता है, ये काठियावाड़ का एरिया। और ये एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एक सेमी ड्राई एरिया है, सेमी ड्राई एरिया था ये। तो इसी को यहाँ पर रिवाइव कराया था, लेक सुदर्शन को रिवाइव कराया था, ठीक है ना। लेक सुदर्शन को रिवाइव कराने में, यार इसको मैं कह सकता हूँ उसको उसकी मरम्मत कराने में यहाँ पर बड़ा नाम रुद्रदमन का सामने आता है। तो रुद्रदमन हैड अ डीप अफेक्शन ऑफ फॉर संस्कृत ऑल्सो। अच्छा, ये तो एक पॉइंट आता है, मैं इस पर आता हूँ अभी, लेकिन पहले यहाँ पर ये बता दीजिए कि ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये एक नाम इनके लिए भी यहाँ पर सामने आता है। तो अभी तक हमने जो साकास को देखा वो ये कि जब इंडो ग्रीस के बाद साकास आते हैं, 5 जगह अपना स्टैब्लिशमेंट करते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं। देन हमने देखा कि साकास को बहुत मिनिमल रेजिस्टेंस लगा, मतलब कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं हुई, इनको आसानी से लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। पॉइंट वाज दिस कि ये लोग जो साकास थे ना, साकास ने संस्कृत को कल्टीवेट करना शुरू किया, खेती हुई संस्कृत की, मतलब संस्कृत में चीज़ें आना शुरू हुई। और संस्कृत में जो है वो इंस्क्रिप्शन दिखना शुरू हो गए। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और प्राकृतिक लैंग्वेज थी, इसमें लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन, जगह जगह मिले हमको, अशोका के टाइम पे मिलते हैं। लेकिन इट इज इन द टाइम ऑफ साकास फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को आपको इंस्क्रिप्शंस मिले जो संस्कृत में लिखे हुए थे, ठीक है। साकास का कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, 5 जगह ब्रांचेस, मिनिमल रेसिस्टेंस, बट एक जगह रेसिस्टेंस मिला 57-58 BC जब विक्रमादित्य किंग ऑफ उज्जैन ने हरा दिया एंड इट टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। वहां से 14 किंग्स ने कम से कम विक्रमादित्य का टाइटल लिया और सबसे एक कोवर्टेड एक रूलर का नाम है चंद्रगुप्त II जो काफी फेमस हुआ, ठीक है ना।
इस तरह से। देन साकाज जो है, क्या बताया मैंने आपको, कहाँ का रूल कर रहे थे, एंड इंपॉर्टेंटली उनको बेनिफिट कैसे मिला, गुजरात में ट्रेड करके मिला। ठीक है, तो मोस्ट फेमस साका रूलर जो इंडिया में थे वो रुद्रदमन वन थे। ही रूल नॉट ओनली ओवर द एरियाज जो मैंने बताए, एंड इसके अलावा वो कई जगह रूल करते हैं। एंड इन हिस्ट्री वो फेमस क्यों है, क्योंकि लेक सुदर्शन को उन्होंने रिपेयर करवाया था। ठीक है, ये लेक जो है इरिगेशन के लिए यूज होती थी, एंड मौर्यास के टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी, मौर्यास के टाइम से। अब ये समझना कि मौर्यास 4 साल 5 साल पुरानी मेरी बात होगी, मौर्यास ने कई सालों तक रूल किया है ना, कई सालों तक। तो वो उसको बता रहा है। सो रुद्रदमन जो है बेसिकली ही वाज, उनको संस्कृत का, यहाँ संस्कृत से बहुत प्रेम था, इस लैंग्वेज से बहुत प्रेम था। डिस्पाइट बीइंग अ फॉरेनर इन इंडिया, साकाज फॉरेनर इन इंडिया, ही इशूड द फर्स्ट एवर लेंदी इंस्क्रिप्शन इन प्योर संस्कृत। ही इज नॉट अ प्योर इंडियन, ही इज अ फॉरेनर। उसके बाद भी जो इंस्क्रिप्शन आए वो संस्कृत में आए। प्रीवियस एक्सटेंसिव इंस्क्रिप्शंस जो थे कंट्री में थे वो प्राकृत में होते थे। मैंने बताया आपको, अशोका टाइम में आपको मिलेगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृतिक में लिखे होते हैं, लेकिन अब जो मिल रहे हैं वो संस्कृत। तो एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट आपने समझ लिया वो ये कि साकास के टाइम पे हमें देखने को मिला कि अभी तक जो प्राकृत में इंस्क्रिप्शन देखने को मिला वो यहां पर चेंज होकर संस्कृत आ गया। ये चेंज देखने को हमको यहां पर मिलता है। ठीक है ना, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सुदर्शन लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये लेक को किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, उसको रिपेयर करवाया था। ये काठियावाड़ के रीजन में है, सेमी एरिड एरिया है, और सुदर्शन लेक का इस्तेमाल जो है वो इरिगेशन के लिए किया जाता था मौर्यास के टाइम पे। एंड यही इंप्रूवमेंट किया रुद्रदमन का रूल जो है वो उसको सिग्निफिकेंट बनाता है। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, अंडरवेंट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग दी रुद्रदमन वंस रूल। क्लियर। नेक्स्ट, हु ड्रोव देम आउट। अब यहां से कौन इनको बाहर हटाता है, भगाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि दैट केम विद द किंग ऑफ उज्जैन। इनका डिस्कशन मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूं, सो यू कैन रीड ऑल दिस। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं कि विक्रमादित्य टाइटल यहां से पॉपुलर हुआ, और वो सेम है जैसे कि रोम में टाइटल ले लेते थे, कौन सा है, सीजर का, है ना, सेम चीज। तो यहाँ पर इनाम भी आता है चंद्रगुप्त टू, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने आपको एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें बता दी थी, और अब जो बता देता हूं आपको क्रक्स कर देता हूं, बाकी की स्लाइड्स में वो चीज रिपीट होती है, तो हम उसको गो थ्रू करते हैं। देन पार्थियंस, ऑल राइट। तो कहानी हमारी यहां तक ये हो चुकी है कि हाँ सर, ये जो आपने बताया था वो कहानी, अब बढ़ते बढ़ते हम पार्थियंस पे आ गए हैं। पार्थियंस ईरान से आए थे, ये बात भी क्लियर है आपको। और पार्थियंस के बारे में जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान में ये लोग थे। और अगेन बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी इनका है, क्योंकि मेनली जो डिस्कस करना है हमको वो करना होगा कुषाणों को लेकर, कुषाण्स का। ठीक है, चलिए पार्थियंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो ये था, ये पूरा पार्थियन यहाँ पर किंगडम ये है, ये देख रहे हो आप, ये पूरा आपको पार्थियन किंगडम देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब पूरा आपको पार्थियन किंगडम, इनफैक्ट और आगे तक आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये, राइट। सो आफ्टर द साका रूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पार्थियंस उसको टेक ओवर कर लेते हैं। इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट दे आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साका पहलवाज, ये बोला जाता है। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में आपको जो रेफरेंस मिलता है पार्थियंस को लेकर, वो क्या मिलता है, वो मिलता है साका पहलवास करके यहाँ पर मिलता है। साकाज एंड पार्थियंस रूल्ड इन पैरेलल फॉर अ व्हाइल। कई बार ऐसा हुआ कि साकाज ने, यानी इससे पहले जो थे, और पार्थियंस, ये दोनों डायनेस्टीज, ये दोनों रूल्स, ये दोनों ये लोग कहीं कहीं जगह पैरेलल भी रूल कर रहे थे। कहीं कहीं आपको साकाज का रूल दिखेगा तो कहीं कहीं आपको पार्थियंस का रूल दिखेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये मामला चल रहा था। सो ओरिजिनली फ्रॉम ईरान, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ईरान से थे ये लोग। पार्थियंस मूव्ड टू इंडिया, अगेन रीजन क्या है, सेम रीजन, सिंथियंस की वजह से, ऑक्यूपाइंग अ स्मॉलर पार्ट इन द फर्स्ट सेंचुरी देन द ग्रीक्स एंड शाकाज। तो एक स्मॉलर पार्ट, एक छोटा हिस्सा जो है इन्होंने ऑक्यूपाई किया फर्स्ट सेंचुरी में, ग्रीक्स और शाकाज से भी इनका एरिया जो है वो छोटा हो गया। ठीक है, यहां पर एक राजा का नाम आता है, वो इंपॉर्टेंट है, और वो है गोंडोफर्न्स। जैसे साकाज में, जैसे हमने इंडो ग्रीक्स में एक राजा का नाम देखा, सब क्रक्स कर लेना, दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे इंडो ग्रीक से मैंने आपको राजा का नाम क्या बताया, मेंडर, सबका एक एक नाम देखने को मिल रहा है, मेंडर, जिसको हम लोग मिलिंद भी कह रहे हैं। देन उसके बाद साकाज में भी आपको एक नाम देखने को मिला, रुद्रदमन, रुद्रदमन वन, इनके बारे में पढ़ा। नाउ इन पार्थियंस एक हल्का सा छोटा सा रेफरेंस आता है, ज्यादा इनके बारे में नहीं आता है, और इंपॉर्टेंट रूलर का कौन था, गोंडोफर्न्स, गोंडोफर्न्स। क्लियर, ठीक है। सो ही इज द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग एंड ही इज एसोसिएटेड विद सेंट थॉमस अराइवल इन इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर ये
नाम जो है आता है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फेमस पार्थियन रूलर थे एंड ये एसोसिएट किससे हैं, सेंट थॉमस अराइवल इन इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए जब इंडिया में सेंट थॉमस यहाँ पर आते हैं तो वो इनसे एसोसिएटेड था। ओवर टाइम लाइक द शाकास पार्थियंस इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो एक बात यहाँ क्लियर है कि जो लोग यहाँ अभी फॉरेन इन्वेजन कर रहे हैं, आप एक बात समझ रहे हो यहाँ पर, ये जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, ये फॉरेन इन्वेजन्स का, जैसे यहां पर हमने साकास की बात करी, हमने यहां पर पार्थियंस की बात करी, तो ये साकास, ये पार्थियंस, ये इंडिया के कल्चर में, इंडिया के कल्चर से मिक्स हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग, ये बाहर के लोग हैं, फॉरेन इन्वेडर्स, इन्वेड किया, बट द पॉइंट इज ये आके भारत की कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ इनका भी होता है, कुछ भारत का भी होता है, और एक नया प्रकार का कल्चर कहीं ना कहीं मॉडर्न, कुछ मॉडर्नाइज फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे साकास का रूलर रुद्रवर्मन बाहर का था लेकिन संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखे। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ऐसे ही गोंडफर्निस की बात आ रही है, कुषाणों की बात आती है। अब जो लास्ट पार्ट है कुषाण्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुषाण्स का जो इम्पैक्ट था इंडिया पे वो काफ़ी रहा था। तो हम कुषाण डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचेगा, वो ये कि क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट जो भारत के साथ बने, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चरक संहिता, इसका इम्पैक्ट हमें भारत में एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलता है, एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिलता है, लिटरेचर बहुत सारा अलग अलग देखने को मिलता है, कैवलरीज यानी मिलिट्री अलग हो जाती है, इकोनॉमी अलग हो जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग हो जाता है, लिटरेचर अलग अलग देखने को मिलती है। इस प्रकार के जो चेंजेस है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट सब देखेंगे। चलिए कुषाण्स की बात करते हैं। तो कुषाण सक्सीडेड दी पार्थियंस, पार्थियंस के बाद कौन आया, कुषाण, सब मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। एंड आर ऑल्सो, अब इनको कुषाण्स को और क्या बोल रहे हैं, कुषाण्स को हम लोग बोल रहे हैं ये चीज और तोछारियंस, नोट किया जाए पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो एनसीईआरटी में। कुषाण सक्सीड करते हैं पार्थियंस को और उनको यहाँ पर ये चीज और तोछारियंस कहा जाता है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंटली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टेपीज नियर चाइना, दे वर वन ऑफ द यूची ट्राइब ऑफ 5 क्लैंस। अब देखो कुषाण्स कौन है यहाँ पर, कुषाण बेसिकली जो यूची ट्राइब है ना, यूची क्लैन जो है, ये देखिए यहाँ पर यूची ट्राइब, इसके 5 क्लैंस थे, 5 क्लैंस थे, उनमें से एक क्लैन कुषाण्स था। ठीक है ना, समझ में आ गया। सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टेपीज नियर चाइना, स्टेपीज से शुरुआत होती है, चाइना के नहीं है, स्टेपीज के आसपास शुरू ओरिजिनेट होते हैं ये लोग। दे वर वन ऑफ द ट्राइब्स, 5 ट्राइब्स में से, 5 क्लैंस में से एक थी येचू ट्राइब। दे वर वन ऑफ द येचू ट्राइब्स, 5 क्लैंस। बात समझ में आ रही है? आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आप उसको मार्क भी कर लीजिए। लिखा हुआ है द पार्थियंस वर फॉलोड बाय कुषाण्स who are also called युचीज और तोछारियंस, मार्क करिए इसको। फिर लिखा है कुषाण्स वर वन ऑफ द 5 क्लैंस, जो 5 क्लैंस थी येचू ट्राइब की उनमें से एक था। द कुषाण्स वर वन ऑफ द 5 क्लैंस इनटू व्हिच द येचू ट्राइब वाज डिवाइडेड। ठीक है ना, येचू ट्राइब 5 क्लैंस में डिवाइडेड थी, उनमें से एक जो है वो कौन सी हो गई, कुषाणों की हो गई। अ नोमैडिक पीपल फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ चाइना। ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया में थे, चाइना से एकदम नेबरहुड में लगा, वो वहां रहते थे, वहां से ये इंडिया में घुसे आ गए कुषाण। ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि चूंकि ये भी बाहर के थे, तो यहां पर जो ये चीज लिखी थी ना, उसको आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं इसको ये बता रहा हूं कि ये बाहर के थे, सक्सीड मौर्य, बस ये बताया कि सक्सीड कौन करता है मौर्यास को, ये नहीं बताएगा कि ये नेटिव थे, ये तो नेटिव थे लेकिन ये बाहर के थे। ठीक है ना, नॉर्थ सेंट्रल एशिया, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल एशिया के आसपास के थे, और ये स्टेपीज चाइना से लगा हुआ बॉर्डर, वहां से ये माइग्रेट करके इंडिया आते हैं आफ्टर पार्थियंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आगे देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि द कुषाण्स फर्स्ट ऑक्यूपाइड बैक्ट्रिया और नॉर्थ अफगानिस्तान वेयर दे डिस्प्लेस दी साकास। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप ऊपर से चल रहे हो, ठीक है, आप आगे आए तो पहले आप बैक्ट्रिया में, जो यहां पर भाई बैक्ट्रिया में कौन था, बैक्ट्रिया पहले कौन था, इंडो ग्रीक्स थे। इंडो ग्रीक्स तो आगे बढ़ गए, है ना, उनकी जगह कौन आ गया, साकास आ गए, तो वहां भी रूल कर रहे हैं अभी, और इंडिया भी पहुंच गए हैं। इंडिया में विस्कत कौन आ गए, पार्थियंस आ गए। ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी था कि इन जगहों से साकास ने अपना रूल खो दिया, बैक्ट्रिया में तो अभी वहां पर वैसे ही है।
तो जब कुषाण आगे बढ़ते हैं तो पहले वो बैक्ट्रिया पे यहाँ पर हमला करते हैं, बैक्ट्रिया को कब्जाते हैं। यही लिखा है कि द कुषाण्स फर्स्ट ऑक्यूपाइड बैक्ट्रिया और नॉर्थ अफगानिस्तान वेयर दे डिस्प्लेस दी साकास को डिस्प्लेस किया। ग्रेजुअली फिर वो काबुल को पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने गंधारा को सीज कर लिया, हिंदू कुश क्रॉस किया, ठीक है, और फिर रूल ऑफ ग्रीक्स एंड पार्थियंस को खत्म कर दिया इस एरिया से। तो जब यहाँ पर कुषाण्स आए तो ये सब कुछ यहाँ से खत्म हो गया और अब यहाँ पर जो रूल था वो कुषाण्स का स्टैब्लिश हो गया। आउटराइटली जो रूल था वो कुषाण्स यहाँ पर अब चला रहे थे। बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये लिखा है दे रिप्लेस द ग्रीक एंड पार्थियंस रूल इन द रीजन एंड इवेंचुअली एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द लोअर एंड द मोस्ट ऑफ द गंजेटिक बेसिन। तो जो जहां तक अभी इंडो ग्रीक जैसे आप देख रहे थे पाटलिपुत्रा अयोध्या तक जो भी कंट्रोल बना तो सब कुछ खत्म कर दिया, है ना, और अब उसकी जगह यहाँ पर ये आ गए थे। तो इनिशियली कहाँ से थे ये? इनिशियली बता दिया नोमैडिक ट्राइब थे कुषाण्स, डिस्प्लेस दी साकास एंड बैक्ट्रिया, ठीक है, बिफोर मूविंग टू काबुल वैली एंड गंधारा, ठीक है। और जब वो आते हैं तो यहाँ से फिर वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, यानी कि ग्रीक्स और पार्थियंस और साकास सब इंडिया से खत्म होके अब कुषाण जो है वो भारत में यहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुषाणों का आता है। कुषाणों के यहाँ पर दो राजाओं के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक आपको मिलेगा कैडफाइसेस वन, फिर आपको मिलेगा कैडफाइसेस 2, ठीक है। अभी इसके बारे में आता हूं, लेकिन अभी आप इसका एक्सटेंड देखिए, आप कुषाण अंपायर का एक्सटेंड कहां से कहां तक है ये देखिए। आप कुषाणों का एक्सटेंड कहां से कहां तक आपको देखने हुई, ये पार्थियन अंपायर है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये आप देख रहे हो ना, ये इंडिया का ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये ऐसे है, ये कुछ आपको इंडिया ऐसे मिलेगा, राइट। तो ये सब जो है एरिया, ये सब अब भारत ये जो है ये पूरा कुषाण के अंडर आ गया था, ये पूरा कुषाण के अंडर यहां पर चला गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुषाण अंपायर स्पैन फ्रॉम द ऑक्सस रिवर, वही जो ऑक्सस रिवर आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, किताब आपके सामने खोलिए, आप मैप देखिए, दिख रहा होगा, टू द गंगा। तो इन दो नदियों के बीच में ऑक्सस नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और गंगा नदी यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा ये रूल, पूरा जो कुषाण अंपायर है, कवरिंग खुरासन इन सेंट्रल एशिया टू बनारस इन यूपी। इस जगह तक एक्सटेंशन जो है वो देखने को कुषाणों का मिलता है, ठीक है। देयर रूल यूनाइटेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया। ऑब्वियसली ये पूरा एरिया जो है पर उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। दिस ब्रॉट अबाउट अ यूनिक कल्चर ब्लेंडिंग अक्रॉस द मॉडर्न कंट्रीज। एंड ऑफ कोर्स जब आप इतने एरियाज में यहाँ पर रूल कर रहे हो तो कुषाणों का अपना कुछ रूल होगा, भारत का भी कुछ कल्चर यहाँ देखने को मिला, अफगानिस्तान का भी देखने को मिलेगा, और जहां से वो आ रहे थे वहां का भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली कई सारे कल्चर का यहाँ पर इंटरमिक्सिंग देखने को मिलता है, राइट। नाउ 2 कॉन्जिक्यूटिव कुषाण डायनेस्टीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। द फर्स्ट डायनेस्टी जिसको लीड किया था चीफ कौन थे? कैडफाइसेस, रूल फॉर 28 ईयर्स फ्रॉम अराउंड 50 AD। और इसके यहाँ पर दो, मतलब एक डायनेस्टी थी, फर्स्ट डायनेस्टी वाज कैडफाइसेस, इसके दो रूलर्स कैडफाइसेस 1 और कैडफाइसेस 2। समझ में आ रहा है? कुषाणों की बात समझ में आ रही है? जब कुषाण आते हैं तो कुषाण बेसिकली जो उनकी आप देखोगे तो 2 कंसेक्यूटिव कुषाण डायनेस्टीज एग्जिस्ट करती हैं, 2 डायनेस्टीज कुषाणों की कभी आप देखोगे तो पैरेलली भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। पहली डायनेस्टी कौन थी? जिसको लीड कर रहा था कैडफाइसेस, ठीक है ना, लेड बाय चीफ्स कॉल्ड कैडफाइसेस। चीफ्स को क्या बोलते हैं? कैडफाइसेस बोल रहे थे। चीफ्स को क्या बोल रहे हैं? कैडफाइसेस। 28 साल तक रूल किया, अराउंड 50 AD के आसपास से, ठीक है। 2 किंग्स कौन से थे? कैडफाइसेस 1 हु मिंटेड रोमन लाइक कॉपर कॉइन्स साउथ ऑफ द हिंदू कुश। हिंदू कुश के साउथ में आओगे तो ऑब्वियसली इंडिया के आसपास आ जाओगे। तो क्या किया? कॉपर कॉइन्स को मिंट किया है, कॉपर कॉइन्स को मिंट किया है, एज यू कैन सी यहां पर। दूसरा कैडफाइसेस 2 हु इज नोन फॉर इशूइंग अबंडेंट गोल्ड कॉइन्स, कैडफाइसेस 2 गोल्ड कॉइन्स एंड एक्सपैंडिंग द किंगडम ईस्ट ऑफ द इंडस। इंडस के ईस्ट में आओगे, यानी कि अगर ये इंडस यहां पर अगर आप देखोगे कि अगर आपको, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो ईस्ट ऑफ द इंडस, ये इंडस नदी ऐसे बहती है ना, तो ईस्ट ऑफ द इंडस आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा अगेन कैडफाइसेस 2 का यहां पर जो स्टैब्लिशमेंट हो रहा था। फॉलोइंग द हाउस ऑफ कैडफाइसेस द डायनेस्टी ऑफ कनिष्क रोज टू पावर। तो यहां से जो पावर है वो कनिष्क को जो है वो देखने को, कनिष्क के हाथ में जो है पावर आती है। तो 2 डायनेस्टीज पैरेलली कुषाण्स की जो है वो रूल कर रही थी। एक रूल करा जाता है कैडफाइसेस चीफ्स के द्वारा, उनके 2 राजा थे, कैडफाइसेस 1 और कैडफाइसेस 2, ठीक है। एक तो ये बताया, तो फिर लिखा है फॉलोइंग द हाउस ऑफ कैडफाइसेस, कैडफाइसेस के बाद जो दूसरी डायनेस्टी थी, डायनेस्टी ऑफ कनिष्क रोज टू पावर। तो 2 डायनेस्टी के बारे में आपको बताया। एक तो डायनेस्टी जो हो गई 2 कंसेक्यूटिव डायनेस्टी में, एक हो गई कैडफाइसेस वाली, कैडफाइसेस, और दूसरी जो हो गई वो हो गई कनिष्क की,
कनिष्क की यहां पर हो गई। इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स, क्लियर है ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ अर्ली कुषाण किंग्स मिंटेड मेनी गोल्ड कॉइन्स विद हायर प्योरिटी देन दी गुप्ता। अब एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे गोल्ड कॉइन, गुप्ता पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं, है ना, गोल्डन पीरियड, लेकिन जो गोल्ड कॉइन्स की मिंटिंग हुई उन गोल्ड कॉइन्स में जो प्योरिटी है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इन द टाइम ऑफ कनिष्क इन कंपैरिजन टू गुप्ता पीरियड। ज्यादा प्योर वाले यहां पर कॉइन, गोल्ड कॉइन्स देखने को मिले, और ये ज्यादातर जो आपके कॉइन्स थे वो हमको मेनली वेस्ट ऑफ द इंडस देखने को मिलते थे। यानी कुषाण का पीरियड जो मैंने आपको बताया, इंडस नदी के साइड आज का देखोगे तो इंडिया हो जाएगा, और वेस्ट चले जाओगे तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान की तरफ चले जाओगे, तो वहां पर ज्यादा आपको गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, प्योर, एकदम प्योर। कुषाण के इंस्क्रिप्शंस आर नॉट ओनली इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सिंध, लेकिन अब कुषाणों के जो इंस्क्रिप्शंस है ना, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्क्रिप्शन का खेल होता है। इंस्क्रिप्शन बेसिकली कुछ कुछ चीजें उस पर लिखी होती हैं, तो कुषाणों का इंस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उस साइड ही मिला हो, सिंध में मिला हो और पाकिस्तान के उस साइड, इनफैक्ट आपको मथुरा तक देखने को मिलेगा कि कुषाणों के इंस्क्रिप्शन, श्रावस्ती तक, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, प्रयागराज के पास कौशाम्बी, वहां तक, बनारस तक आपको जो है कनिष्क के इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर देखने को, कुषाण के, नॉट कनिष्क, कुषाण के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा में कुषाणों के सिक्के, कुषाणों के इंस्क्रिप्शंस, कुषाणों का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कुषाणों के स्कल्पचर्स, ये सब चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। और ऐसा मालूम पड़ता है कि मथुरा को कुषाणों ने अपना सेकंड कैपिटल बना रखा था, इतना इंपॉर्टेंस मथुरा को मिलता है। इनफैक्ट मथुरा इज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे यहां पर जो और सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है वो ये मिलता है, द फर्स्ट कैपिटल वॉज क्या, पेशावर, जिसको उस वक्त क्या बोलते थे, पुरुषापुरा, ठीक है, पेशावर पहली कैपिटल थी और मथुरा को दूसरी कैपिटल यहां पर बना रखा था। फिर कनिष्क बिल्ट अ मोनास्ट्री, कनिष्क ने वहां पर मोनास्ट्री बना रखी है, पेशावर देखोगे आप मोनास्ट्री बनी हुई है, बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, ठीक है, तो वो एक सिग्निफिकेंस बता रहा है कि हाँ यहाँ कनिष्क रूल करता था, ठीक है। एन इंप्रेसिव स्तूपा ड्रॉइंग एडमायरेशन फ्रॉम फॉरेन ट्रैवलर्स जब भी गए हैं तो देखा, यही बताया कि कनिष्क ने बहुत बढ़िया वहां पर एक मोनास्ट्री बनाई है, इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। नाउ कनिष्क जो है एक बहुत ही रिनोन्ड रूलर था कुषाणों का, कुषाण पीरियड बताया, कुषाणों के, एक बात ध्यान रखना, कुषाणों की के दो डायनेस्टीज थी, एक कैटफाइसेस जो लीड करते थे कैटफाइसेस, और दूसरा कनिष्क के द्वारा, ठीक है, हम कनिष्क की बात कर रहे हैं ना। बहुत सारा डिस्पाइट डिफीट बाय द चाइनीज बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स ही रिमेंबर्ड फॉर टू मेन रीजन। ना दो बड़े रीजंस की वजह से जो है वो इस्तेमाल, इसमें मैंने अभी आपको शायद बोल दिया था विक्रम संवत के लिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी यूज करती है, दैट इज गलत है। फर्स्ट वॉर मतलब जो इंडिया यूज कर रहा है वो 78 AD, इसको हम बोलते हैं क्या, ही इनिशिएटेड द शाका एरा स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट द विक्रम, मैंने विक्रम संवत को बोल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। तो कनिष्क जो है काफी इंपॉर्टेंट रूलर था और चाइनीज से काफी ज्यादा जो है वो हार उसका सामना उसे करना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो दो बड़े रीजंस की वजह से फेमस हुआ। पहला तो ये 78 AD जो यहाँ पर कनिष्क की डेट को बताता है, ही इनिशिएटेड द शाका एरा जिसको आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रही है। सेकेंडली कनिष्क स्ट्रांगली सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड कन्वीन्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से वही बात हुई कि जैसे ये जो आपके नेटिव रूलर्स थे, लाइक द नेटिव रूलर्स जो हमने देखा, शुंगास थे, कानवास थे, सातवाहन्स थे, ये सब ब्राह्मणिकल रिलीजन को रिवाइव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मौर्य के पीरियड में हुआ, अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, ऑल्दो अशोका टॉलरेंट था, बार बार मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ, अशोका वॉज टॉलरेंट, है ना, और ऐसा नहीं था कि वो हिट कर रहा था ब्राह्मणिकल रिलीजन को, लेकिन ऐसी कुछ चीजें उसने मना करवा दी जिससे ब्राह्मणिकल रिलीजन काफी हर्ट हुआ था, जो पंडित से उनकी इनकम कम हो गई, राइट। तो जब मौर्य पीरियड खत्म होता है तो जो पीरियड रिवाइव, जो डायनेस्टी सामने आई वो ब्राह्मणिकल या ब्राह्मणिज्म को रिवाइव कर रहे थे, है ना। तो यहां पर आप देखो कि जब कनिष्क आ रहा है तो कनिष्क यहां पर क्या कर रहा है, सेकेंडली वो उसने बुद्धिज्म की सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन कराई कश्मीर के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है कि कन्वीन द बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर फाइनलाइजिंग महायान बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन्स। अब देखो यहां से बुद्धिज्म के अंदर एक डिवाइड देखने को मिलता है। अभी तक क्या था कि बुद्धिज्म जो है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म चलता था, यानी बुद्धिज्म का कोई प्रकार नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कनिष्क का रूल आया, कुषाणों का रूल आया, तो मैंने क्या बताया कि गोल्ड के कॉइन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, गोल्ड के कॉइन्स बहुत बढ़ गए थे, आपको देखने को मिला कि ट्रेड बहुत बढ़ गया था। अब आप बताओ ऐसे टाइम पे
जहां पर ट्रेड बहुत बढ़ गया है, गोल्ड की कॉइन्स बहुत हैं, ऐसे में देखने को ये मिला कि भाई जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स एंड नन्स, अब इनको क्या मिलता था? इनको मिलता था डोनेशंस, इनको मिलते थे क्या? डोनेशंस। और ऐसे टाइम पे जब ये ट्रेडर्स, ये मर्चेंट्स गोल्ड के सिक्के, सोचो ये भी एक तरह से क्या हुआ, इनका भी थोड़ा सा बुद्धिस्ट के जो प्योरेस्ट फॉर्म था उससे चेंज हुए। अब नाउ ये वाले बुद्धिस्ट एंड मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स जो गोल्ड के कॉइन्स या डोनेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इस ट्रेड मर्चेंट ट्रेडर से उनको डोनेशंस मिल रहा है, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग लैविशली। इनकी लाइफ भी बड़ी लैविश हो गई, ठीक है। तो यहां से जो एक बुद्धिज्म का डिफरेंट फॉर्म निकल के आया वो उसको बोलते हैं महायान बुद्धिज्म, या इसको बिगर व्हील कहते हैं, ग्रेटर व्हील कहा जाता है। और वह पार्ट बुद्धिज्म का जो एज इट इज पहले जैसा था, प्योरिटी वाला जो प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, वो लेसर व्हीकल हो गया, या लेसर बुद्धिज्म या फिर हीनयान के नाम से जाना जाने लगा। बात समझ में आ गया? तो कनिष्क के टाइम पे बिकॉज गोल्ड कॉइन्स, जैसे बताया था मैंने, इंडो ग्रीक्स ने भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, दे वर द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स, लेकिन वाइड स्केल पे बात करेंगे तो कनिष्क के टाइम, कुषाणों के टाइम पे हुए, ठीक है। यहां पर यही पॉइंट है कि कनिष्क वॉज द मोस्ट रिनोन्ड कुषाण रूलर तो था, चाइनीज के हाथों बहुत बार उसको डिस्पाइट फेसिंग डिफीट बाय द चाइनीज, इंडिया में वो दो बड़े रीजंस के लिए जाना जाता है। पहला, यू विल सी 78 AD ही इनिशिएटेड द साका एरा, still used by government of India, ठीक है ना, साका एरा still used by government of India, and secondly strongly supported Buddhism और बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पर किया, और महायान जो विंग है वो निकल के यहाँ से आता है। तो साका एरा कैलेंडर यहाँ पर आपको पता ही है, चैत्र महीने से शुरू होता है, एंड दिस इज जस्ट गिवन हियर। नाउ कनिष्क सक्सेसर कंटिन्यूड रूलिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अंटिल 230 AD। ही वाज अ पैटर्न ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत को काफी ज्यादा यहाँ प्रमोट किया, है ना, संस्कृत को काफी ज्यादा मानते थे, संस्कृत की खेती बहुत ज्यादा हुई। Some of these successors had names type of Indian origin, जैसे वासुदेव, सक्सेसर वासुदेव नाम यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब वासुदेव जो नाम ही आता है वो कृष्ण से निकल के आता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां मेंशन किया गया है कि द कुषाण जो ये, हाँ, सम ऑफ द टिपिकल नेम्स इंडियन नेम्स बोर एज, क्या नाम लिखा गया? वासुदेव। सक्सेसर ऑफ कनिष्क जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लगातार रूल करते चले गए, ठीक है, और इंडियंस नेम जैसे भी उन्होंने रखना शुरू कर लिए, जैसे क्या बताया, वासुदेव यहाँ पर आता है। तो कनिष्क जो यहाँ पर कुषाण का जो अंपायर था अफगानिस्तान में और जो वेस्ट ऑफ द इंडस था, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे कि एक सासेनियन पावर जो है वो आती है, राइज होना शुरू होती है। एक टाइप का अंपायर था जो ईरान में था, वो अराउज होना शुरू होता है, उठना शुरू होता है। तो कुषाण अंपायर इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट ऑफ इंडस, जो कुषाणों का अंपायर था, अभी तक आप जो देख रहे थे मैंने आपको दिखाया, इंडस के इधर भी है, ईस्ट में और वेस्ट में भी, और वेस्ट में आपको बहुत लंबा दिखाया, ईरान तक दिखा दिया। वहां क्या हुआ समझो जरा, उस एरिया में क्या हुआ। द कुषाण एम्पायर इन अफगानिस्तान एंड द वेस्ट ऑफ इंडस वाज रिप्लेस्ड बाय द ससेनियन पावर, इससे यहां रिप्लेस हो गया। तो अभी तक आप ये जो देख रहे थे ना, ये वाला जो मैप आपने देखा, ये वाला, तो भाई जाहिर सी बात है इसमें इंडस तो बह रही है ऐसे, लेकिन इंडस के इस साइड वाला जो एरिया था, अफगानिस्तान का एरिया, है ना, ये सब रिप्लेस हो गया। यहाँ पर ससेनियन पावर यहाँ पर एग्जिस्ट मतलब उस जगह अब रूल कर रहे होते हैं। हाउएवर कुषाण प्रिंसिपैलिटीज कंटिन्यूड इन इंडिया, भारत में कुषाणों का रूल चलता रहा, ठीक है, इन इंडिया फॉर अबाउट अ सेंचुरी विद इन्फ्लुएंस अक्रॉस रीजन्स लाइक काबुल, कपीसा, बैक्ट्रिया, खोरिज्म, इन सब जगह जो है फिर भी जो है वो कनिष्क का कुषाणों का रूल जो है वो बना रहता है, ठीक है। मैनी इंस्क्रिप्शंस हैं ऐसे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हमको इन जगहों से मिलते हैं जहां पर कुषाण जो है वो रूल कर रहे थे। एक नाम सामने आता है, नाम है तोपराक कला। कहां पर ये? खोरिज्म में है, साउथ ऑफ एरल सी। एक मैसिव कुषाण पैलेस यहाँ पर हमको मिला है, एक बहुत बड़ा कुषाणों का महल जो है वो यहाँ पर अनर्थ हुआ है, हमको मिला है। और ये जो पैलेस है वो ऐसा मालूम होता है हाउस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्काइव कंटेनिंग इंस्क्रिप्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स रिटन इन अरमेइक इंस्क्रिप्ट। मतलब जब हमने इस महल को अनर्थ किया, ये हमको महल मिला खुदाई में, तो इस जगह हमको इस घर के अंदर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले जो अरमाइक स्क्रिप्ट में लिखे हैं, बहुत सारे हमको चीज़ें ऐसी मिली जो कुषाणों के बारे में बता रही है। तो ऐसा पता चलता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव
आर्काइव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव विंग रहा होगा जहां पर बहुत सारी ऐसे इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट्स हमको कुषाणों के बारे में देखने को मिलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि इंपैक्ट क्या रहा सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स को लेकर। दिस इज द लास्ट पोर्शन। अब इसको हमें जो पढ़ना है मोटे मोटे रूप पे कैसे पढ़ना है कि भाई इंपैक्ट, जब ये जो सेंट्रल एशिया से लोग आए, इंडो ग्रीक्स की बात करें या हम साकास की बात करें या पार्थियंस की बात करें या हम कुषाणों की बात करें, इनका इंपैक्ट क्या हुआ भारत के साथ, कैसा इंपैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अब सोचो बाहर के लोग जब इंडिया में आएंगे तो कल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा, उनका कल्चर कुछ और था, भारत के साथ आए, इंटरमिंगल होगा, यहीं पर रह गए, तो इस पे कल्चर भी इंपैक्ट करेगा इंडिया का, है ना। तो यहां पर हमें पढ़ना है, एक तो पढ़ेंगे हम इकोनॉमी के एंगल से, इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ा, एक हम पढ़ेंगे सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, एक हम पढ़ेंगे लिटरेचर को देखते हुए, एक हम पढ़ेंगे कल्चर को देखते हुए, एक हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक को देखते हुए, एक हम पढ़ेंगे मिलिट्री को देखते हुए। मिलिट्री, ये हमें 6-7 पॉइंट्स में इसको कवर करना है कि क्या इंपैक्ट था। कभी इस तरह का मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट, या थ्रो लाइट ऑन द इंपैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन, थ्रो लाइट ऑन द इंपैक्ट ऑफ रिलेशंस बिकॉज ऑफ द सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट विद इंडिया। जब भारत के साथ कॉन्टैक्ट हुआ इन सेंट्रल एशियन डायनेस्टीज का तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो आती है, जब हम पढ़ेंगे तो वो आता है स्ट्रक्चर्स एंड पॉटरी के ऊपर। सबसे पहला इकोनॉमी मतलब क्राफ्ट से देख लो आप, स्ट्रक्चर्स अभी तक जो आपको मिल रहे थे मड ब्रिक्स वो तो खत्म हो गए थे खैर, लेकिन जो बर्न्ड ब्रिक्स से बने हुए आपको चीजें मिली, जो वॉल्स थी वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनी थी, जो फ्लोरिंग थी वो बर्न्ड ब्रिक्स की हुई थी, जो पॉटरी है वो एकदम रेड पॉटरी आपको देखने को मिलती है, रेड वेयर पॉटरी, प्लेन और दूसरी पॉलिश्ड, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। बस आपको इतना ही यहां पर समझना है। यही लिखा है कि शाखा कुषाण एरा बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। एक्सकेवेशंस हुआ नॉर्थ में, तो मल्टीपल लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको लगातार देखने को मिला। इंपॉर्टेंट वाज व्हाट, इंपॉर्टेंट वाज, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट यहां पर मार्क करिएगा, आपके एनसीईआरटी में बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि सिर्फ दीवालों पे, फ्लोरिंग पे भी देखने को मिल रहा है। टाइल्स वेर एम्प्लॉयड फॉर बोथ फ्लोरिंग एंड रूफिंग, फ्लोर पे भी और छत पे भी ये बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। तो एक ये डिफरेंट चीज थी जो इंडिया में पहले नहीं हो रही थी, और इंडो ग्रीक्स या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल एशिया के कॉन्टैक्ट के बाद ये डिफरेंस यहां पर देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं दिस पीरियड आल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ ब्रिक वॉल्स, राइट, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या निकल के आया, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स में निकल के ये आया कि भाई हमको जो भी चीजें मिल रही हैं वो बर्न्ड ब्रिक्स से बनी हुई हैं, बर्न्ड ब्रिक्स। चाहे आप बात कर लो फ्लोरिंग की, चाहे आप बात कर लो रूफटॉप की, रूफ की, या फिर आप बात कर लो वॉल्स की, ठीक है। पॉटरी की बात करेंगे तो पॉटरी आपकी हो गई रेड वेयर पॉटरी, लाल रंग के बर्तन थे, लाल रेड वेयर थी, और ये आपको फाइन भी मिलेगी प्लस पॉलिश भी मिलेगी, जैसे भी आप चाहो देख लो। क्योंकि मॉडर्न पीरियड के टाइम पे तो आपको बहुत बढ़िया पॉटरी देखने को मिल रही थी ना, और वो दिखाता था कि हाँ भाई लोग अमीर हो रहे हैं, तभी तो इतने अच्छे अच्छे बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने में, है कि नहीं। तो वो चीज यहां पर थी, समझ में आ गया। पहला द प्रिवलेंट ऑफ पॉटरी, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, वो रेड वेयर थी और वो दोनों प्लेन और पॉलिश दोनों मिल रही है। बहुत सारे पॉट्स देखने को मिलते हैं, बर्तन के यहाँ पर आपको वो दिखाता है बर्तन कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है स्प्रिंकलर्स हैं, ठीक है, स्पाउटेड चैनल्स। अब ये स्पाउटेड मतलब क्या होता है, जो केतली टाइप की चीजें होती है ना, केतली, वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है। अब रेड पॉटरी टेक्निक्स जो है वो पूरे रीजन्स में फैली, वेल नोन कहाँ पर। अब ये पता चलता है कि रेड पॉटरी की जो टेक्निक थी वो कहाँ पर थी फेमस, सेंट्रल एशिया में, जैसे कि फरगना में की बात करेंगे, ठीक है, आउटस्कर्ट्स ऑफ कुषाण कल्चर जोन, फरगना जो था वहां पर तक देखने को मिल रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इंडिया में इन सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट की वजह से आता है, ठीक है। तो इससे भारत का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा और रिच हो जाता है ना, और यहाँ लोग जो है परमानेंटली सेटल होने लगे इंडिया में आके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब बाहर के लोग आएंगे तो उनको ऑब्वियसली इंडिया में आके कांटेक्ट करना, बातचीत करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनकी खुद की लैंग्वेज है ना। और अभी तक जो इस्तेमाल हो रही थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो रही थी, संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने इंडिया की चीज़ों को अडॉप्ट किया, लैकिंग देयर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, दे अडॉप्टेड दीज एस्पेक्ट्स फ्रॉम इंडिया।
तो ये एस्पेक्ट्स तो इंडिया से अडॉप्ट हो गए, यहीं की लैंग्वेज, यहीं की स्क्रिप्ट, यहीं का रिलीजन, ये सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। दे बिकेम इंटीग्रल टू इंडियन सोसाइटी एंड इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो एक ये इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट वो समझ में आता है कि भाई यहाँ पर जो ये लोग थे, जो भी बाहर से फॉरेन इन्वेजन हम देखते हैं, चाहे ये साकास का हो, पार्थियंस का हो, इंडो ग्रीक्स का हो, कुषाणों का हो, ये भारत में आके भारत के कल्चर के साथ, भारत की पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, साइंस एंड टेक सबके साथ ये आके मिक्स हो गए। बड़ी बात ये थी कि जो उनका कल्चर था उसको साथ में ले आए और फिर वो उसके साथ इंटरमिंगल होकर रहे, तो एक नया फॉर्म ऑफ कल्चर भी कई कई जगह देखने को मिलता है, ठीक है। देन बेटर कैवलरी। अब बेटर कैवलरी में क्या, ऐसे इस प्रकार के जूते पहले हमारे पास नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा पता चलता है ग्रीक्स ने इस प्रकार के जूते शुरू किए, जिसको हम लोग ग्रीक्स से क्या हम बोलते हैं, बूट्स। पहले बूट्स नहीं थे, है ना। इस प्रकार का आप देखो, ये कवच हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है पहले इस्तेमाल नहीं होती थी। लॉन्ग कोट है, अब लॉन्ग कोट था, उसी का बाद का वर्जन आ गया शेरवानी, समझ रहे हो। तो ये इस प्रकार के चेंजेस जो है होते चले गए, यही यहाँ मेंशन भी है। नोटेबली दे इंप्रूव्ड कैवलरी आल्सो एंड पॉपुलराइज्ड द यूजिंग ऑफ राइडिंग हॉर्सेस। हॉर्सेस को चलाने का प्रचलन जो है यहीं से आया, और इंडिया में भी हॉर्सेस को राइडिंग जो है यहीं से देखने को मिलती है। कॉमन यूज ऑफ रेन्स एंड सैडल्स, अब ये सब चीजें हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे थे ग्रीक्स वाले, इंडिया में लेके आ गए, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, बहुत कैसे पता चलता है, कुछ टेराकोटा के फिगर्स मिलते हैं हमको जो ये शो करते हैं कि अच्छा लोग बूट्स पहना करते थे, ठीक है ना। फ्रॉम कुषाण टाइम्स इन अफगानिस्तान रिवील देयर डीपेस्ट पैशन फॉर हॉर्समैनशिप। घोड़े पे बैठे हुए आदमी, तो ये दिखा रहा है कि वो लोग, उनका पैशन था, तभी वो यहां पर इस प्रकार से दिख रहा है, राइट। टर्बन हो गया, ट्राउजर्स हो गए, हैवी कोट्स हो गए, ये सब चीजें यहां पर ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पंजाबी अटायर, ये सब चीजें इन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रल एशियन इंट्रोड्यूस किया, कैप्स हो गया, हेलमेट हो गए, बूट हो गए, ये कॉमनली यूज किए जाते थे वॉरियर्स के द्वारा, सेंट्रल एशिया के वॉरियर्स के द्वारा, तो वो हमारे इंडिया में भी आ गए। दीज कल्चर एंड मिलिट्री एडवांसमेंट्स अलाउ देम टू डोमिनेट इन ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया विद द टेक्नोलॉजी लेटर अडॉप्टेड बाय लोकल रूलर्स। तो जो भी यहाँ पर ये चेंजेस हुए मिलिट्री के अंदर, ऑब्वियसली बड़ा पॉइंट होता है, बड़ा एस्पेक्ट होता है। भाई लड़ने जा रहे हो, खाली चप्पल पहन के थोड़ी जाओगे, बूट्स हैं तो आपका डेफिनेटली थोड़ा एज होता है ना। आप जैसा कैप पहने हो, आप जिस हिसाब से चीज़ें पहने हो, टर्बन्स है, तो दिस विल ऑलवेज मेक एन इम्पैक्ट, विल मेक डिफरेंट। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, अब ट्रेड भी बढ़ रहा था, है ना। ट्रेड डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से टाइज बढ़ेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज भी होगा। वो चीज़ यहाँ हो रहा था। अराइवल ऑफ सेंट्रल एशियन पीपल, क्या हुआ, उससे क्लोज टाइज बने सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में, और ट्रेड यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया रिसीव्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड, भारत को गोल्ड मिला, कहाँ से, अल्टाई माउंटेन से। गोल्ड माइट हैव ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रेड विद रोमन एम्पायर, कुषाण कंट्रोल द सिल्क रूट। तो जो सिल्क रूट था, ठीक है ना, उसको कुषाणों ने यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। वो पूरा कुषाणों ने कंट्रोल कर रखा था, और इसके थ्रू बहुत बड़ा ज़्यादा ट्रेड होता था, और यहीं से जब ट्रेड होगा तो वो पावरफुल होते चले जा रहे थे। सिल्क रूट क्या है, एवरीवन नोज दैट। ये सिल्क रूट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सिल्क रूट है। ये कनेक्ट करता है किसको, ये कनेक्ट करता है एशिया को मेडिटेरेनियन से, और आप वाया निकलोगे तो यू विल सी, यू विल गो थ्रू चाइना, ये चाइना का एरिया, देन यू विल पास इंडिया, देन यू विल पास पर्शिया, अरेबिक एरिया, ग्रीस, एंड देन यू विल रीच दी फाइनल मेडिटेरेनियन, इटली के आसपास आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इसको सिल्क बोलते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हैवी सिल्क जो है वो ट्रेड किया जाता था इस पीरियड के दौरान पे, राइट। तो ये एक वैल्यूबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैब्रिक था, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैब्रिक था, जो चाइना में इसका ओरिजिन था। सिल्क आपको मिल रहा है चाइना में, तो ये ट्रेड कर रहे थे, चाइना से वहाँ ले जा रहे थे सामान को, ठीक है। विच इनिशियली हैड अ मोनोपोली ऑन सिल्क, राइट। तो सिल्क की प्रोडक्शन पे इनिशियली चाइना की मोनोपोली थी, और सिल्क वहीं मिल रहा था, तो वहीं से ट्रेड होके जाता था मेडिटेरेनियन तक। बहुत सारे अदर चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मसाले, है ना, मसाले थे, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स थी, बहुत सारे ऐसे मतलब हम कह सकते ग्रेन्स थे जो सिर्फ इस साइड ही मिलते थे। तो कुल मिला के ट्रेड में बढ़ोतरी हुई, क्यों, क्योंकि ये लोग जहाँ पर थे, ट्रेड हो रहा था सिल्क रूट के थ्रू, कुषाणों का उस पर कंट्रोल था। तो चाइना से लेकर जो मेडिटेरेनियन तक का जो रास्ता है उस पर कंट्रोल हो गया, इसलिए यहाँ पर ट्रेड बहुत हुआ तो पैसा बहुत मिला, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुई, इकोनॉमी स्ट्रांग हुई तो पॉलिटी स्ट्रांग हो गई। ये रीजन यहाँ पर था। टोल कलेक्शन साथ में हो रहा था, टोल से भी खूब पैसा कमाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब ये सब चीज़ें कॉमन है, राइट। ऐसा कुछ एक्सटेंसिव नहीं है भाई, आपका ट्रेड बढ़ेगा तो आप जाहिर सी बात है वेजिटेबल्स आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि जो वेजिटेबल्स है, जो चीज़ें आप चाइना में उगा रहे हो, उसकी डिमांड आपकी मेडिटेरेनियन तक है, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा ट्रेड होगा,
है ना, ज्यादा एग्रीकल्चर करोगे, सो दे ऑल्सो प्लेड अ रोल इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, राइट। नाउ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी ये बात कहते हैं कि हाँ बहुत बड़े अमाउंट पे इरिगेशन एक्टिविटीज हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, और एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो पानी चाहिए होगा, खेतों में सिंचाई करनी होगी, तो वो चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो एक बात ये क्लियर है कि जो लोग बाहर से इंडिया में आए वो अपना कल्चर लेके आए, ठीक है। उनका कंट्रोल सिल्क रूट पे हुआ, सिल्क रूट से उनको पता चला कि यहाँ से ट्रेड हो सकता है, उनको पता चला कि बहुत सारी चीज़ों की मोनोपोली चाइना के पास है, उसकी डिमांड मेडिटेरेनियन में है, तो ये ट्रेड चल रहा है, राइट। और जब ट्रेड डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इससे इरीगेशन और एग्रीकल्चर सबको यहाँ पर प्रमोशन मिलता गया। पॉलिटी की बात करेंगे, अब पॉलिटी की बात करेंगे तो जो कॉन्करर्स थे सेंट्रल एशिया में, जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? सेंट्रल एशियन कॉन्करर्स एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर मेनी लोकल प्रिंसेस क्रिएटिंग अ फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। अब फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? यहां पर राजाओं ने क्या किया? देखो हुआ क्या कि सेंट्रल एशिया के लोग जब भारत आए तो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम बना लिया। फ्यूडल सिस्टम क्या किया कि वो तो राजा थे, वो तो एम्परर हैं, और जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, प्रिंसेस थे, उनको अपने अंडर रख लिया। यानी उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ किंग्स बोला, राजाओं के राजा हम हैं, समझ रहे हो? राजा तो लोग इंडिया में है ही, लेकिन उनके ऊपर उन राजाओं के भी राजा हम हैं। ये चीज उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को यहां पर पोर्ट्रे किया। तो वही लिखा हुआ है कि सेंट्रल एशियन कॉन्करर्स जो थे, जो इंडिया में आके कॉन्कर किए थे, एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर मेनी लोकल प्रिंसेस, जो लोकल इंडिया में प्रिंसेस थे उनको कब्जा लिया और एक फ्यूडल सिस्टम बनाया। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता है भाई? एक लैंडलॉर्ड है, उसके अंदर उसका एक नौकर होगा, सर्वेंट है ना, मास्टर एंड सर्वेंट का जो सिस्टम होता है वो यहां पर होगा, लैंडलॉर्ड एंड फ्यूडल लॉर्ड एंड सर्वडम, चीफ्स एंड सर्वडम्स, वही यहां पर हुआ। कुशान अडॉप्टेड द ग्रैंड टाइटल ऑफ किंग ऑफ किंग्स। तो कुशान जब आए तो उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ किंग्स बोला, जो लोकल रूलर्स हैं उनके हम राजा हैं, ये चीज यहां पर बोली गई। दिस सिग्निफिकेंटली सेट देयर सुप्रीमेसी ओवर द ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस, है ना, दिस सिग्निफाइंग द सुप्रीमेसी। एंड ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें आ जाएंगी, किंग ऑफ किंग्स हैं, तो एक तरह से कुशाण जो है वो सुप्रीम यहां पर कहलाए गए, सुप्रीम माने गए, ठीक है। तो बोथ दी शाकास एंड कुशान्स एम्फसाइज द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। अब ये चाहे साकास की बात कर लो, चाहे कुशाणों की बात कर लो, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, मतलब राजा जो है वो डिवाइन ओरिजिन का है। भगवान अशोका के टाइम तक भगवान नहीं था, अशोका के टाइम तक बोला गया ही अशोका वाज बिलव्ड ऑफ गॉड, है ना, देव प्रियदर्शी बोला गया, प्रियदर्शी, प्रिय देव, प्रिय देव मतलब प्रिय है देव को, ऐसा था, ही वाज बिलव्ड ऑफ गॉड। बट यहां पर इसको किंगशिप बोला गया, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, मतलब जो राजा है ही इज द सन ऑफ गॉड, भगवान का एक रूप है, भगवान का सन है, ऐसा बोला गया। कुशान किंग्स बीइंग सो कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज टर्म सन ऑफ हेवन। क्लियर है? तो कुशान और साकाज अपने आप को डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग्स जो थ्योरी है वो फॉलो करते थे, वो अपने आप को किंग ऑफ किंग्स बोला करते थे, ये पॉलिटी चल रही थी उस वक्त की। दिस टाइटल लेजिटिमाइज्ड रॉयल अथॉरिटी अलाइनिंग विद हिंदू लॉ गिवर मनुज डायरेक्टिव टू रिस्पेक्ट इवन अ चाइल्ड किंग एज अ डिवाइन रूलर इन फॉर्म ऑफ इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। तो ये भी जो बोला था होता ना, इस मतलब जो टाइटल होता था कि भाई बच्चा भी है लेकिन वो राजा है तो उसकी इज्जत करो, वही लिखा है। दिस टाइटल लेजिटिमाइज्ड रॉयल अथॉरिटी अलाइनिंग विद हिंदू लॉ गिवर मनुज डायरेक्टिव, मनु जहां डायरेक्ट करता है मनु कि भैया आपको राजा को रिस्पेक्ट करना है, चाइल्ड किंग है तो भी उसको रिस्पेक्ट करना है एज अ डिवाइन रूलर इन ह्यूमन फॉर्म। वो एक डिवाइन रूलर है, वो एक डिवाइन पावर है, ह्यूमन फॉर्म में वो यहां पर रूल कर रहा है। नाउ अब सत्राप सिस्टम यहां पर क्या है? देखो सत्राप सिस्टम आप भी समझ सकते हो, एक तरह से स्टेट सिस्टम। सत्राप सिस्टम, कुशानों ने अपना जो पूरा अंपायर है उसको सत्राप्स में डिवाइड कर रखा था, ठीक है, सत्राप सिस्टम एक्सेस करता था, राइट। सिस्टम जो अंपायर था वो सत्रपीज में डिवाइडेड था, सत्रपीज समझने के लिए कि स्टेट्स में उसको सत्रपीज बोल रहे थे, और हर सत्रपी को एक सत्राप यहां पर रूल कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो कुशाणों ने इस प्रकार से अपने अंपायर का डिवीजन कर रखा था, सत्रपीज सिस्टम बना रखा था। अनयूजुअल प्रैक्टिस लाइक हेरिडिटरी डुअल रूल इमर्ज्ड विद फादर एंड सन रूलिंग ज्वाइंटली इन द सेम किंगडम। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला कि एक हेरिडिटरी यानी कि बाप के बाद लड़का
और ऐसा सिस्टम कि डुअल रोल चल रहा हो, यानी एक टाइम पे बाप और उसका लड़का एक साथ रूल कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है कुषाणों के टाइम पे, ठीक है ना। सो अनयूजुअल प्रैक्टिस इस प्रकार की देखने को मिली जो पहले यहां पर कभी भी देखने को नहीं मिलती थी। दिस सजेस्ट अ लेस सेंट्रलाइज सिस्टम, तो ऐसा पता चलता है कि सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज यहां पर नहीं था, है ना, पावर जो है वो डिवाइडेड थी। द ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री गवर्नरशिप, अब ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट ये भी था मिलिट्री गवर्नरशिप, मतलब अगर कोई मिलिट्री है तो उस मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर, अगर कोई मिलिट्री है तो मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर क्या होगा, एक गवर्नर है। ये था गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट, यही लिखा हुआ है। द ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री गवर्नरशिप अपॉइंटिंग गवर्नर्स, और उन गवर्नर क्या बोलते थे, स्ट्रैटेगोज, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर कॉन्कर्ड टेरिटरीज। तो जो एरिया जीता है मिलिट्री ने, ठीक है, मान लो मिलिट्री ने इस पर्टिकुलर को जीत लिया, उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे, जिसको क्या बोलते थे, स्ट्रैटेगोज, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब सोसाइटी में नए नए एलिमेंट्स आ गए, क्या क्या नए नए एलिमेंट्स आ गए वो एक बार देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है यहाँ पर। डिस्पाइट अराइविंग एज कॉन्करर्स, अब देखो हुआ क्या, कॉन्करर्स थे वो, भारत में घुसे, कॉन्कर किया, लोकल रूलर्स के ऊपर बैठ गए, किंग ऑफ किंग्स बन गए, ठीक है। द सेंट्रल एशियंस वर एब्जॉर्ब्ड एज वॉरियर क्लास। अब इंडिया में चल तो रहा था आपका सिस्टम, ये ब्राह्मण, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रास, तो ये कहां जाएंगे, किस जगह फिट होंगे, तो ये जो कॉन्करर्स थे ये क्षत्रिय क्लास में आके यहां पर फिट हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है कि दे वर एब्जॉर्ब्ड एज वॉरियर क्लास, कहां पर, एज क्षत्रियास। देयर रोल इन ब्राह्मणिकल सोसाइटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय मनु, और उनका जो रोल था इन कॉन्करर्स का उसको मनु ने एक्सप्लेन भी किया है। सजेस्टिंग द शाकास एंड पार्थियंस वर क्षत्रियास who deviated from their duties becoming second class क्षत्रियास। ये यहां पर साफ साफ क्लियर किया कि उनको सेकंड क्लास क्षत्रियास यहां पर बोला गया, ठीक है ना। पोस्ट मौर्य, यानी कि जब मौर्य पीरियड खत्म होता है, दिस पीरियड विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ फॉरेन एसिमिलेशन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में मौर्य पीरियड के बाद बहुत सारा ऐसा एसिमिलेशन फॉरेनर्स का देखने को मिलता है। रिलीजियस डेवलपमेंट यहाँ पर क्या क्या होते हैं, देखो रिलीजियस डेवलपमेंट में दो तीन चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। क्या, एक तो ये कि भाई देखो वैष्णविज्म या विष्णु को मानने वाले यहां पर लोग थे, देन यू विल फाइंड शिव ऑल्सो, ठीक है ना, देन यू विल फाइंड बुद्धिज्म ऑल्सो। बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही सारी चीजें आपको सब कुछ अंदर दिखेंगी जो लिखी होंगी, ठीक है। सम फॉरेन रूलर्स एम्ब्रेस्ड, कुछ फॉरेन रूलर्स ने वैष्णविज्म को मान लिया, ठीक है, मतलब विष्णु को वर्शिप कर रहे हैं, द गॉड ऑफ प्रोडक्शन एंड पर्सिवरेशन, रिलीजन के नाम पे ये हो गया। देन ग्रीक एम्बेसडर, नाम क्या है, हेलियोडोरस, इरेक्टेड पिलर इन ऑनर ऑफ वासुदेव विष्णु नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश। तो एक तरह समझ में आ गया क्या कि विष्णु की बात यहां पर हो रही है, ठीक है, विष्णु। देन अदर रूलर्स लाइक रिनोन्ड ग्रीक, मिएंडर की बात करेंगे तो वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है ना, बुद्धिज्म का देखा हमने किसने, मिएंडर ने अडॉप्ट किया था, ये हमने देखा यहाँ पर, है ना। देन विष्णु की बात करेंगे तो हम वासुदेव की बात करेंगे यहाँ पर, राइट, इस प्रकार से देखने को मिलता है। मेंढर का डिस्कशन भी जो है वो मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ कि मेंढर जो डिस्कशन करता है अपने टीचर से, नागार्जुन से, नागसेन से, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है बुद्धिस्ट को लेकर, है ना, तो उसको लिखा भी गया है मिलिंद पानों में, है ना, दैट इज क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, ठीक है। इसको ये तो इसको बहुत सारे इंसाइट्स मिले बुद्धिज्म को लेकर। अब कुषाण के बहुत सारे रूलर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, जो शिव को भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, राइट। तो शिव एंड बुद्धिज्म दोनों, इट वाज एविडेंट इन इमेजेस ऑफ कुषाण कॉइन्स, कुषाणों के कॉइन्स में हमको इसके बारे में पता चलता है। तो बेसिकली शैविज्म, सॉरी बेसिकली विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, है ना, लॉर्ड बुद्धा, इन सब का यहाँ पर रिलीजन के एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। तो लोग डिवोटीज थे, जैसे लिखा है सेवरल कुषाण रूलर्स इंक्लूडिंग वासुदेव वेर डिवोटीज ऑफ विष्णु विद वासुदेव्स नेम, वासुदेव का जो नाम है इज सिनोनिमस विद कृष्ण एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलीजन जो है यहां पर चल रहा था। नाउ व्हाट इन्फ्लुएंस चेंज इन इंडिया रिलीजियस सेटअप, रिलीजियस सेटअप में चेंज क्यों आया। हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी इकोनॉमी बदल जाएगी, जब भी इकोनॉमी बदलेगी तो उसकी पॉलिटी भी चेंज होगी
और पॉलिटी चेंज होती है, जब ये दोनों चेंज होता है तो आपको उसके रिलीजन में बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में, जब ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या था, रोल था, या फिर ब्राह्मण बहुत वो कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। और उस वक्त देखो पॉलिटी क्या थी, जना, लोग जना में रह रहे थे। इकोनॉमी क्या थी कि लोग पैस्टोरल थे, घास जानवरों की चराई कर रहे हैं ये सब। 1000 BC में क्या हुआ था, आयरन की डिस्कवरी हुई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, आयरन डिस्कवरी की वजह से कि लोगों ने क्या आयरन के एक्सेस बनाए, जंगल काटा, जंगल जो काट ले गए और वहाँ पर खेती करने लग गए, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हो गए। जो लोग इकोनॉमिकली पावरफुल हो गए तो जो अभी जना में रह रहे थे वो जनपद में रहने लग गए। वो लोग अलग चीज़ों की पूजा करने लग गए, उनके लिए प्रायोरिटीज अलग हो गई। तो जब भी इकोनॉमी और पॉलिटी बदलेगी, रिलीजन विल ऑटोमेटिकली चेंज, ये हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हुआ। तो इंक्रीज ट्रेड, आर्टिसंस एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट की बनी हुई, इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, चेंज इन द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, कई सारे फैक्टर्स थे। सेंट्रल एशिया से देखो अब वो हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, लोग दूसरे जगह के आके रह रहे हैं, ट्रेड यहाँ पर बढ़ गया, ये सब चीज़ें जो है हुई, राइट। सो बुद्धिज्म अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली ड्यू टू ग्रोइंग सपोर्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस इन टाउन्स, राइट। और यहीं पर मैंने आपको जो बताना है वो क्या, कि भाई महायान से हीनयान, महायान यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो वही है, बुद्धिज्म में बहुत सारा चेंजेस आ गए। जैसे देखो, शिफ्ट वॉज इंक्लूड एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन वेजिटेरियन को लोग एक्सेप्ट करने लगे। इसके अलावा आप देखोगे तो गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है वो मॉन्क्स एंड नन्स ये सब एक्सेप्ट करने लग गए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से आप देखोगे कि एक महायान विंग जो है वो इस समझ आ गया, मतलब एग्जिस्टेंस में आती है, जिसको हम लोग ग्रेट व्हील कहते हैं। और जो प्यूरिटेरियन बुद्धिज्म था, यानी जो प्योर बुद्धिज्म का फॉर्म था, वो यहाँ पर कम होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीनयान, है ना। क्या बोलते हैं, हीनयान बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। तो प्यूरिटन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म क्या हुआ, हीनयान हो गया, या फिर लेसर व्हील हो गया। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो महायान थे वो लग्जरियस लाइफ जीने लग गए थे, है ना, वो अपने ही तरीकों से डेविएट हो गए, और वो नॉन वेजिटेरियंस को चीज़ें एक्सेप्ट करने लग गए खाने में। और वो मॉन्क्स एंड नन्स जो थे वो बड़े बड़े वो डोनेशंस जो है वो ले रहे थे, तो गोल्ड्स में ट्रेडर मर्चेंट से डोनेशंस लेना, ये सब चीज़ें होने लगी। तो देयर वाज अ डिफरेंस इन द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कनिष्क जो है एक बहुत बड़ा पैट्रॉन थे महायान का, और महायान को ही यहाँ पर प्रोपोगेशन मिला। ठीक है, महायान जो विंग था बुद्धिज्म का, सेक्ट था, वो उसको प्रमोशन मिला, और इसी को लेकर एक काउंसिल भी यहाँ पर हुई कश्मीर के अंदर, प्रोड्यूसिंग एक्सटेंसिव कमेंट्रीज ऑन बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो जो 3 पिटिकाज हैं, ठीक है, उनके बारे में यहीं पर हमको पता चलता है। ठीक है, द कमेंट्रीज वर इंग्रेव्ड ऑन रेड कॉपर शीट्स प्लेस्ड इन अ स्टोन रिसेप्टेबल एंड कॉमेमोरेटेड विद अ स्टूपा। स्टूपा के अंदर मतलब ऐसे रखिए। अब ये स्टोरी सही है कि नहीं वो यहाँ लिखा हुआ है कि पोटेंशियली ऑफरिंग न्यू इनसाइट्स। अब ये स्टोरी सही है तो एक डिफरेंट चीज यहाँ देखने को मिल सकती है ना। गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब ऑब्वियसली गंधारा you will find in the north western part, मथुरा you will find here। तो दोनों में फर्क क्या देखने को मिला, देखो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक डिफरेंट प्रकार, गंधारा में देखो क्या हुआ, इस प्रकार के जो हेयर है वो इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे मथुरा में एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ, यहाँ पर एक डिफरेंट मुद्रा है बैठने की, यहाँ पर एक डिफरेंट मुद्रा आपको दिख रही है बैठने की, ये हुआ, है ना। तो ग्रेको रोमन स्टाइल जिसको बोलते हैं वो देखने को यहाँ पर मिलता है। सो फॉरेन प्रिंसेस स्पेशली इन द कुषाण एम्पायर बिकेम द enthusiastic patrons of Indian art and literature. Kushan Empire brought together artisans from various backgrounds, resulting in development of distinct art schools. अलग अलग आर्ट स्कूल्स जो है कुषाणों के टाइम पे शुरू हुई। तो एक तो स्टार्ट हुई सेंट्रल एशिया में जो थी वही थी, एक आपकी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एक आपकी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट क्यों, क्योंकि कल्चर के हिसाब से, मथुरा में वो तो इंडियन कल्चर के साथ हुआ, गंधारा में है तो थोड़ा अलग कल्चर हुआ, सेंट्रल एशिया में अलग कल्चर के हिसाब से मिलेगा। सेंट्रल एशियन कल्चर्स एग्जिबिट अ सिंथेसिस ऑफ लोकल एंड इंडियन एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। गंधारा की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वहां पर ग्रेको रोमन स्टाइल देखने को मिलता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ गंधारा आर्ट एक्सटेंडेड टू मथुरा, और मथुरा में देखोगे तो वहां पर, मथुरा में तो मिलेगा जो मिलेगा, वहां पर एक बहुत ही इसलिए फेमस भी है क्योंकि वहां हेडलेस स्टैचू है कनिष्क की, हेडलेस स्टैचू, सर नहीं है उसमें, ठीक है ना। नोन फॉर इंडिजिनस आर्ट एंड द आइकॉनिक हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, ये भी यहां पर आपको मिलता है। स्टोन इमेजेस ऑफ वर्धमान महावीर वे क्राफ्टेड इन मथुरा, मथुरा में आपको वर्धमान महावीर की भी आपको जो इमेजेस स्टैचूज हैं वो देखने को मिलेंगी। नाउ डिस्पाइट बीइंग लिंक्ड टू कृष्णा, लॉर्ड कृष्ण की बर्थ प्लेस है, प्री गुप्ता स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा डू नॉट इंक्लूड डिपिक्शंस ऑफ कृष्णा। समझ रहे हो, बर्थ प्लेस है उसके बाद भी आपको ये सब डिपिक्शंस वहां नहीं मिल रहे हैं। फ्लरिशिंग इन द मतलब नहीं मिलेंगे इस पीरियड में।
फ्लरिशिंग इन दी अर्ली सेंचुरी, तो वही बोला डिस्पाइट बीइंग लिंक्ड टू लॉर्ड कृष्ण बर्थ प्लेस, प्री गुप्ता स्कल्पचर्स जो है यानी गुप्ता पीरियड से पहले वाला यानी पोस्ट मौर्य पीरियड जो हो गया, प्री गुप्ता स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस जो मथुरा से मिलते हैं डू नॉट इंक्लूड डिपिक्शंस ऑफ कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का डिपिक्शन वहाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं आपको एक अलार्म कर रहा हूँ मेरी तरफ से, द कंडीशन इज ऑन की मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर.एस. शर्मा किताब में लिखा है। फ्लरिशिंग इन द अर्ली क्रिश्चियन एरा, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग स्कल्पचर्स फ्रॉम रेड सैंडस्टोन। अब ये एक फीचर मिला कि रेड सैंडस्टोन से यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, एक ये डिफरेंशिएटिंग फीचर हुआ। मथुरा म्यूजियम हाउसेज द मोस्ट एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ कुषाण एरा स्कल्पचर्स। अब मथुरा के म्यूजियम में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही एक्सटेंसिव कलेक्शन मिलेगा कुषाण एरा का, ठीक है। ये अब देखो ये अमरावती स्कल्पचर्स मिल रहे हैं, नागपुर से आप जाओ देखोगे तो पास में है, 178 किलोमीटर के आसपास। बरहूत में आपको मिलते हैं, स्टूपास मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है। साउथ ऑफ विंध्यास, महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल केव्स मिलेंगे बुद्धिस्ट के, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में आपको यहाँ पर बुद्धिस्ट आर्ट मिलेगी, है ना। इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारा आपको गया के अंदर आपको सांची में, भरूच में, गया में आपको 2nd सेंचुरी BC में बुद्धा और उनके एसोसिएटेड लाइफ के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लिटरेचर एंड लर्निंग की बात करेंगे तो अभी तक देखो मैंने क्या बताया, आप देखोगे कि कई चीज़ें जो है वो संस्कृत में प्रमोट करी जाने लगी, संस्कृत में, है ना। और कई जगह आप देखोगे तो वो क्या है, वो बुद्धिज्म हाइब्रिड संस्कृत मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोकल लोगों को बताना था, इसलिए कल्चर के बारे में। तो फॉरेन प्रिंसेस एक्टिवली सपोर्टेड एंड कल्टिवेटेड संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत का बहुत ज्यादा यहां से प्रचलन शुरू हो जाता। द काव्य स्टाइल, काव्य मतलब समझो ना, काव्य स्टाइल। अर्लीस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा रुद्र दमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्र दमन काठियावाड़ में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसमें ये आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा। अर्लीस्ट आपको एग्जाम्पल जो मिल रहा है कोई इंस्क्रिप्शन, तो वो आपको मिल रहा है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन 150 AD का, जो काव्य स्टाइल में यहां लिखा है। इंस्क्रिप्शंस स्टार्टेड बीइंग कंपोज्ड इन चेस्ट, संस्कृत में आपको लिखने में, कंपोज किसमें किए गए, कंपोज्ड इन संस्कृत में आपको देखे गए। दो प्राकृत कंटिन्यूड इन यूज अंटिल द 4th सेंचुरी AD, ऐसा नहीं प्राकृत खत्म हो गई, 4th सेंचुरी AD तक प्राकृत जो है वो स्टिल चलती चली जा रही थी, ठीक है। नाउ बहुत सारे ऐसे राइटर्स का नाम है, जैसे देखो आप कि हम बात करेंगे अगर अश्वघोष की, तो अश्वघोष ने क्या लिखी, बुद्ध चरिता, ठीक है ना, बुद्ध चरिता। इनफैक्ट एक किताब और है, इसका नाम हम बोलते हैं इसको सौंदर्यनंदा, ये सौंदर्यनंदा, बुद्ध चरिता एंड सौंदर्यनंदा अश्वघोष ने लिखी, ठीक है। ही वॉज पॉसिबली पैटर्नाइज बाय, कुषाणों के द्वारा इसको पैटर्नाइज यहाँ पर किया गया था। राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यूमरस अवादनाज, ठीक है, जैसे दिव्य अवदना, ठीक है, वो भी यहाँ पर आती है। एंड ये सारी अवधना जो है वो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में देखने को मिलती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए लिखा हुआ है दिव्यादना, ठीक है, महावस्तु, ये कुछ वर्क्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्रीक इन्फ्लुएंस इन इंडियन थिएटर, अब ग्रीक्स की बात करेंगे तो कुषाणों में तो देखा हमने लिटरेचर, ग्रीक्स की बात करेंगे तो ग्रीक का इन्फ्लुएंस किस पे रहा, थिएटर्स पे, इंडियन थिएटर पे देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। कर्टेन्स का यहाँ से इस्तेमाल शुरू होता है, कर्टेन्स का, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यवानिका। ये यवानिका जो वर्ड कहाँ से आता है, यवाना से, और यवाना का मतलब क्या होता है, ग्रीक्स, ठीक है ना। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पर ड्राइव होता है। इनिशियली रेफरिंग टू द ग्रीक्स, यवाना लेटर इनकम्पासेस ऑल फॉरेनर्स, लेटर बाद में यवाना का मतलब क्या हो गया, ऑल फॉरेनर्स को यवाना से करने लग गए, ठीक है। एक किताब यहाँ पर यह आई कामसूत्रा, किसके द्वारा, वत्स्याना, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे इसमें क्या है, इट इज अबाउट दी एरोटिसिज्म, इसमें आपको यहाँ पर ये सब इस बुक के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, कामसूत्र बुक के अंदर। अब द टेक्स्ट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर, अब ये इस किताब में आपको एक मिलता है अबाउट द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर जो अर्बनिज्म के टाइम पे रह रहा था। इट ऑफर्स अ ग्लिम्स इनटू अ पीरियड ऑफ फ्लरिशिंग अर्बनिज्म, बहुत अर्बनिज्म था उस वक्त, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। सो टेक्स्ट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर नोन एज नगराका, इसकी लाइफ के बारे में यहाँ पर, सिटी ड्वेलर के लाइफ के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दो चीजें आएंगी, एक तो हो गया आपका एस्ट्रोलॉजी, एक आपका हो गया एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वर्ड यूज करते हो ना, क्या आप वर्ड यूज करते हो
हॉरोस्कोप, तो ये कहाँ से वर्ड आया? ये आया हॉरोशास्त्र से, संस्कृत वर्ड हॉरोशास्त्र। ऐसे आप देखोगे एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हॉरोस्कोप और हॉरोशास्त्र, ठीक है ना। वैसे ही आप देखोगे एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओके, तो ये अभी मुझे यहाँ दिखा नहीं, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको भी यहाँ पर आपको मार्क करवा देता हूँ। यस, द ग्रीक टर्म द्राचमा केम टू बी नोन एज ड्रामा, ठीक है। ये वर्ड तो बेसिकली ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन भी रहा और बदले में इंडिया को बहुत कुछ मिला। लेकिन हम साइंस की फील्ड में देखेंगे तो साइंस की फील्ड में इंडिया बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। ग्रीक क्वाइंस है, ग्रीक का एक ये भी इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। ग्रीक जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, इंडिया के मोटिव्स को लगाते हैं अपने क्वाइंस के ऊपर, ठीक है, और आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टिंग आइटम्स लाइक डॉग्स, कैटल, स्पाइसेस एंड आइवरी। लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो कुछ सीखे भी थे हमसे कि नहीं, ये खाली एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मेडिसिन की फील्ड में हमारा कोई ओ नहीं है ग्रीक्स को, हमारा बहुत कुछ अपना है। इंडियंस हाउएवर डिड नॉट सिग्निफिकेंटली अडॉप्ट ग्रीक नॉलेज इन मेडिसिन, बॉटनी, इसे हमारी खुद की थी। जैसे यहाँ पर लिखा है चरक, चरक के द्वारा लिखी गई चरक संहिता, ठीक है ना, चरक संहिता, ठीक है। सुश्रुता, इन लोग ने मेडिसिन के ऊपर काम किया, ठीक है, जैसे चरक संहिता हो गई। एंशिएंट इंडियन फिजिशियन वो औषधि, रिलाइड ऑन प्लांट्स, औषधि, और यही से वर्ड आता है मेडिसिन, औषधि, AUSHADI फॉर मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आता है। इंडियन पॉसिबली गेन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑल्सो, जैसे बता दिया भाई कि भाई वो ट्राउजर्स, बूट्स, ये सब तो कहाँ से आएंगे, ये सब ग्रीक्स के थ्रू आया, ठीक है। कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स भी आए और एग्जैक्टली इमिटेट किया, जैसे कि रोमन में कॉइन्स चलते हैं तो वो चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पर चली कौशान के टाइम पे, ठीक है। एम्बेसीज यहाँ पर देखने को मिली इंडियन रोमन किंग्स के बीच में इन 27-28 AD एंड 110 and 220 AD may have introduced new technological practices, ठीक है। तो एम्बेसीज का भी यहाँ देखने को मिलता है हमको, राइट। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस स्पेशली फ्रॉम रोम इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ग्लास मेकिंग, तो ग्लास मेकिंग आज तक इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर पहली बार हमको इस प्रकार की बढ़िया ग्लास मेकिंग भी देखने को मिल रही थी। तो बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो हमको अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज इट। मेरा यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है हिस्ट्री बाय आसिम सर, हिस्ट्री बाय आसिम सर। अभी कोई मेरे ऐसा उस पर कोई एक्टिविटी नहीं है, बट हाँ इस पर मैं आपको क्वेश्चंस एंड कुछ कहानियाँ कभी कभी सुनाया करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर बताया करूँगा, तो आप इसको सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।